आज के मेहमान रवि गुलाटी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मतलब एकदम आपका जैसे IIM अहमदाबाद में हुआ होगा, सब लोगों को लगा होगा कि रवि हैज अराइव्ड। अब तो एकदम 7 अंकों 8 अंकों वाली तनख्वाह आने वाली है। IIM में पढ़ते हुए मेरे एक टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, जिनकी वजह से मेरा बहुत चीज़ दोबारा सोचने पे मजबूर हुआ। बचपन में जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बस हमारे अंदर जैसे ऑस्मोसिस से अंदर आ जाती हैं। हमारे पास उस समय इतना समझ भी नहीं होती कि उसको हम तोलें और देखें कि ये लेने लायक चीज़ है या ये लेने लायक चीज़ नहीं है, वो अंदर ही आ जाती है। तो ज़रूरत क्या है कि जैसे हम बड़े हो जाएं, उसको धीरे धीरे अंदर से बाहर निकालें और उसको दोबारा देखें। क्योंकि IIM को लेके भी बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स और मिथ्स भी हैं। क्लासरूम में जो इंटरेक्शन है स्टूडेंट और टीचर के बीच में, वो कोई रिहर्सल करी हुई चीज नहीं है, वो एक जीता जागता लाइव थिएटर है, एक लाइव प्रोग्राम की तरह। और मैं IIM में जाके मैं यही चीज देख के बड़ा स्तब्ध रह गया कि एक बार किसी ने ये नहीं पूछा कि मैनेजमेंट की डेफिनेशन आप लिखिए, ये एग्जाम में अगर आप सही लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। कि घोड़े को यूं लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? कि भाई इधर उधर देखेगा तो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसको बस यही दिखाना है। तो ये कर रहा है एजुकेशन। तो मुझे लग रहा है कि मैं तो अच्छा एजुकेट हो रहा हूँ, मुझे तो एक 360 डिग्री विजन मिल रहा है दुनिया का, लेकिन मुझे तो मिला ही नहीं। ये तो बहुत ही अलग एक दुनिया है। फिर उसके बाद कनाडा चले गए? मैं गया कनाडा 1 साल के लिए। अब सब लोग तो ये सोच ही रहे थे कि अब ये क्यों लौट के आएगा। मुझे काफ़ी क्लियर था कि मैं तो घूमने जा रहा हूँ, सीखने जा रहा हूँ, मुझे वहाँ रहना नहीं है। तो बहुत लोगों को ये गलतफहमी आते ही मैंने मंजिल शुरू किया, ऐसा नहीं है। मंजिल 97 में शुरू हुआ, मैं लौटा 92 में, बीच में 5 साल का बहुत बड़ा अंतराल है। मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को बचपन में अपने दिल की जो अजीब अजीब बातें थी बोल ही नहीं पाता था, मैं कहता ही नहीं था, मुझे लगता था ये हंसेगा और कहने को बेस्ट फ्रेंड है। इस तरीके के ग्रुप्स यहाँ बने, उसमें से एक ग्रुप यहाँ मौजूद है, मंजिल मिस्टिक्स। आओ हम ढूंढ ले जीवन के सातों रंग। आप सरकारों के साथ काम कर चुके हैं शिक्षा को लेके, और वहीं पे सबसे ज्यादा सुधार की जरूरत है। मेरा जो सरकार के साथ काम शुरू हुआ करीब 10 साल पहले, आइडिया उसका ये था कि 10 प्रिंसिपल साथ मिले, अपनी चैलेंजेस शेयर करें और अपने एक्सपीरियंस से ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस खोजें। तो ये नेवर एंडिंग वाला प्रोग्राम है। ये जो पूरा फॉर्मल एजुकेशन है वो कितना स्ट्रेस कर रहा है स्टूडेंट्स को, और कैसे जो इनिशिएटिव्स हैं जैसे मंजिल, वो एक होलिस्टिक एजुकेशन में मदद कर रहा है। हमारे यहाँ सबको गानों का शौक है। एक चीज और बताओ, 14 साल हमारे घर से चली मंजिल, तो एक और लोगों को होता है अगर एनजीओ करनी है तो फंड्स कहाँ से आएंगे। तो 14 साल तक तो मैं लोगों को यही बोलता था कि फंड्स की जरूरत क्या है। अगर आप एज अ टीचर अपने स्टूडेंट में से एक टीचर नहीं बना सकते तो आप अच्छे टीचर नहीं हो। हर चीज जो हम कर रहे हैं उसको अच्छे से करें, अपने लर्निंग पाथ पे रहेंगे तो बहुत सारे लोग हमसे इंस्पायर होंगे और वो बहुत कुछ कर पाएंगे। जिंदगी शायराना होती तो कितना आसान था सब कुछ सुलझा लेना। कोई शायर लिख के जाता है, बहुत मुश्किल है दुनिया का संवरना यारों, तेरी जुल्फों का पेचो-खम नहीं है। पर कुछ लोग हैं जो शायरी से इतर, कविता से इतर, कर्म के क्षेत्र में खूब कर्मठता के साथ लिप सर्विस से दूर काम करते हैं। ये दुनिया को बदलते हैं, ये दुनिया को संवारते हैं, और इस क्रम में ये प्रचार के लेंस से भी दूर रहते हैं। गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में आज के हमारे मेहमान ऐसे ही हैं। हमारे आपकी तरह एक सामान्य परिवार में जन्म, अच्छी शिक्षा और देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक IIM अहमदाबाद में MBA की पढ़ाई। अब इसके बाद स्टीरियोटाइप की भाषा में बात करें तो वो बहुत आसानी से किसी कॉरपोरेट जॉब में जा सकते थे या फिर अपना कोई उद्यम शुरू कर सकते थे। पर इन्होंने तय किया कि बच्चों को पढ़ाना है, और ये पढ़ाना वैसा नहीं है जिसमें आपकी सारी काबिलियत 10वीं और 12वीं के बोर्ड के इम्तिहान के नतीजों से तय होती हो। इससे तय होती हो कि कुछ पाठ्य पुस्तकों के कुछ सबक आपने कितने अच्छे से याद कर लिए। यहाँ पर काबिलियत इससे तय होती है कि आप अपने भीतर को कितना बाहर ले पाए, आप इस दुनिया के लिए कितने समझदार बन पाए, और उस समझदारी के लिए आप अपने ऊपर कितना यकीन पैदा कर पाए। आपको अपने होने में किसी किस्म की शर्म या झिझक तो नहीं है। अगर आपका गाने का मन है, अगर आपका नाचने का मन है, अगर आपका बोलने का मन है, अगर आपका घूमने का मन है, भटकने का मन है, जैसा भी है वैसा मन है, तो उसे प्रकट करने में
किसी किस्म का भय तो नहीं है, क्योंकि शिक्षा अंततः आपको निर्भय करने का उद्यम है। और इसी उद्यम को आगे बढ़ा रहे हैं हमारे आज के मेहमान रवि गुलाटी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। कई दर्शकों को ये लग रहा होगा कि अमूमन इस कुर्सी पर गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में कभी वैज्ञानिक, कभी डॉक्टर, कभी गायक, कभी एक्टर, कभी गुरु, थिएटर के या साहित्य के वो बैठते हैं। तो आज हमने रवि जी को क्यों बुलाया, ये दिल्ली में मंजिल के नाम से एनजीओ चलाते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और हमें लगा कि आज की तारीख में अगर इश्तिहारों से दूर हम वाकई अमृत काल की बात करें तो अमृत इकलौती चीज़ में है जो है शिक्षा। यदि शिक्षा की जागरूकता आ गई, शिक्षा का स्ट्रक्चर बदल गया, उसमें सुधार हो गए, तो जो नागरिक तैयार होंगे वो स्वास्थ्य की मांग भी करने लगेंगे, वो ज़्यादा पारदर्शिता की भी मांग करने लगेंगे, और इसलिए बार बार लगातार इस पर बात करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपने इतना वक्त निकाला। थैंक्स। अब थोड़ा सा गंभीरता से पहले बदकही पे आ जाते हैं। मतलब एकदम आपका जैसे IIM अहमदाबाद में हुआ होगा, सब लोगों को लगा होगा कि रवि हैज़ अराइव्ड, अब तो एकदम 7 अंकों 8 अंकों वाली तनख्वाह आने वाली है। फिर वहाँ से ये सब सिलसिला कैसे शुरू हो गया? कुछ तो बचपन से ही था जी। मेरा परिवार, मेरी स्पेशल सिस्टर है एक, मुझसे 7 साल बड़ी हैं, मेंटली चैलेंज्ड हैं, और उनके आने से घर का माहौल बहुत अलग हो गया। तो जैसे देखते हैं आमतौर पे मेरे टाइम में, मतलब मैं 69 बॉर्न हूँ, मैं उतना यंग नहीं हूँ जितना दिखता हूँ। वाह। आपने मेरी बड़ी यंग वाली फ़ोटो लगा दी पोस्टर में। जी नहीं, आप अभी भी यंग दिखते हैं। वो गलत फहमी है। तो एनीवे, तो उस समय में मेरी, अगर मैं देखूं अपने आसपास जो महिलाएं हैं, मेरी बुआ, मेरी चाची, मेरी मासी, कोई भी बाहर, घर से बाहर जाके काम नहीं करती थी। ये तो चेंज अब आया, राइट? लेकिन मेरी माँ जाती थी। मेरी माँ, जैसे मेरे पिता सुबह निकल जाते थे, मेरी माँ भी सुबह सुबह निकल जाती थी काम पे। नाम बताइए दोनों लोगों का। मेरे पिता का नाम कृष्ण लाल गुलाटी, मेरी माँ का नाम इंदिरा गुलाटी। मेरी माँ अभी भी हैं, मेरे पिता तो करीब 30 साल पहले चले गए। और जो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मेरी माँ वॉलंटियर करने जाती थी। मेरी बहन की वजह से उनका स्पेशल बच्चों की तरफ एक रुझान हुआ, और उनको बहुत मीनिंग दिखा उसमें, और वो रोज़ सुबह निकल जाती थी उनके साथ। तो कमा के तो मेरे पिता लाते थे, मेरी माँ तो कमा के नहीं लाती थी। लेकिन बचपन से मैंने ये देखा कि जो मैं हमेशा देखता हूँ आसपास के लोग काम को कमाई से जोड़ते हैं, बहुत बड़ी गड़बड़ है। काम जो है, मीनिंगफुल काम जो है, उसका ज़रूरी नहीं कि उसमें आप, अब कमाई भी, हमारे यहाँ तो खैर कमाई के भी कई मीनिंग है, ये भी कमाई है, राइट? ऊपर वाली कमाई, ऊपर वाली कमाई का कुछ और मीनिंग है। मेरा मतलब जो एक मीनिंगफुल है काम करने का, तो वो मुझे लगता है वो इन्फ्लुएंस, घर में जो माहौल बना उसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था। IIM में पढ़ते हुए मेरे एक टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, जिनकी वजह से मेरा बहुत चीज़ दोबारा सोचने पे मजबूर हुआ। क्या नाम है उनका? प्रोफेसर अनिल गुप्ता। आज भी हैं वो, मेरे बहुत बड़े, मतलब उनसे मुझे बहुत इन्फ्लुएंस मेरा रहा है। देखिए, लर्निंग में एक और चीज़ को हम इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, वो है अनलर्निंग। क्योंकि बचपन में जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बस हमारे अंदर जैसे ऑस्मोसिस से अंदर आ जाती हैं। हमारे पास उस समय इतना समझ भी नहीं होती कि उसको हम तोलें और देखें कि ये लेने लायक चीज़ है या ये लेने लायक चीज़ नहीं है, वो अंदर ही आ जाती है। तो ज़रूरत क्या है कि जैसे हम बड़े हो जाएं, उसको धीरे धीरे अंदर से बाहर निकालें और उसको दोबारा देखें, री एग्जामिन करें, और फिर डिसाइड करें और फैसला करें कि ये रखना है या नहीं रखना। तो ऐसी चीज़ें उनके साथ मेरी बड़ी हुई। क्योंकि जैसे मैं तो दिल्ली का ही पला बड़ा हूँ, आज से 6 साल पहले तक तो मैं उसी घर में रहता था जहाँ मैं पैदा हुआ था। अच्छा। हाँ, तो अब दिल्ली के बच्चों को ऐसा नहीं है कि गांव का अंदाज़ा ना हो, क्योंकि ह्यूमन नेचर ऐसा है कि जो उसको नहीं पता होता उसको अपने आप ही अजम्पशन से भर देता है, और फिर स्कूलों में तो पढ़ाया ही जाता है जो किसी और की कंडीशनिंग होगी। तो वो सब मेरे दिमाग में था। लेकिन उन्होंने जिस तरीके की बातें, अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है कि IIM अहमदाबाद जैसी जगह में ये बातें भी आ रही है, जब वो हमको
इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, तो वो इस तरीके के नजरिए और बाहर ला रहे थे, प्रोफेसर अनिल गुप्ता। प्रोफेसर अनिल गुप्ता। तो थोड़ा मेरे विस्तार से बताइए, क्योंकि आईएम को लेके भी बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स और मिथ्स भी हैं। क्या पढ़ाई होती है वहाँ पे? हमने कई प्रोफेसर से ये चर्चा की और अब नए सिरे से इस पे जोर दिया जा रहा है कि देश के सबसे अच्छे प्रबंधन संस्थान से निकले बच्चे, उनका सिर्फ ये लक्ष्य ना हो कि कॉरपोरेट और नंबर, इम्पैक्ट क्या है और किस तरह के सोशल चेंज वो ला सकते हैं इस एक्सपर्टीज के साथ, जो सस्टेनेबल भी हो। तो मेन चीज़ जो ये है आईएम जैसी जगह में कि टीचर्स जो हैं उन पे ट्रस्ट किया जा रहा है और वो अपने कोर्सेज खुद डिज़ाइन कर रहे हैं और कैसे टेस्ट करना है वो खुद डिज़ाइन कर रहे हैं। तो वो सिर्फ एक कॉग इन द व्हील नहीं है जो कि हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम में बना हुआ है कि कोई और तय करता है, जो बच्चों के साथ उठता बैठता नहीं है कि क्या पढ़ाया जाना चाहिए, कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, और वो टॉप डाउन एक इंस्ट्रक्शन के रूप में नीचे तक आता है। देखिए, क्लासरूम में जो इंटरेक्शन है स्टूडेंट और टीचर के बीच में, वो कोई रिहर्सल करी हुई चीज नहीं है, वो एक जीता जागता लाइव थिएटर है, एक लाइव प्रोग्राम की तरह। और वहां जो इंटरेक्शन हो रही है वहां पे लर्निंग हो रही है। वो कोई और बैठा डिसाइड नहीं कर सकता कि ऐसे होनी चाहिए और आपको यही करना और इसके अलावा कुछ नहीं करना है। टीचर को इस तरह से ट्रीट किया जाता है जैसे एक पूरी पाइपलाइन के एंड में जो लास्ट का वो है ना, जिससे पानी बाहर निकल रहा है, सारा तय पहले से हुआ है, आपको तो सिर्फ देना है। बट ये एक बैंकिंग कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन है जो कि अब काफी क्लियरली गलत है। थोड़ा आप किसी उदाहरण से बता सकते हैं? आपने कहा कि लाइव थिएटर है जिसमें लर्निंग हो रही है, लर्निंग, तो कि आप लगातार यही कर रहे हैं। मैं टीचर की बात कर रहा हूँ कि एक टीचर अगर बच्चों के साथ जैसे इंटरैक्ट कर रहा है और दोनों तरफ से रिस्पॉन्स आ रहा है कि बच्चों को क्या समझ में आ रहा है या वो किस नजरिए से देख रहे हैं और क्या अचानक लर्निंग अपॉर्चुनिटीज आती हैं, उस पर आप कैसे और कुछ ऐड कर सकते हैं। मैं अब एक जैसे उदाहरण दूं तो एक काम है टीचर का कि कॉन्टेक्स्ट सेट करना। सो अगर हमें इंडियन इकोनॉमिक्स वो पढ़ा रहे हैं, अर्थशास्त्र पढ़ा रहे हैं, तो जैसे प्रोफेसर गुप्ता की एक वो क्लास मुझे अभी भी याद है, 75 बच्चे स्टूडेंट्स सब बैठे हुए हैं, बच्चे नहीं है वहाँ, तो खैर एक्सपीरियंस भी थे। मैं तो सीधा कॉलेज से निकल के बीकॉम करके सीधा पहुंच गया था, तो मैं वहाँ पे सबसे छोटा ही था। तो जैसे क्लास में आए, उन्होंने बोर्ड पे एक स्टेटमेंट लिखी, वाई डोंट द पुअर प्रोटेस्ट। अब उस पर हो रही है चर्चा अगले 75 मिनट के लिए, जो हमारी क्लास का टाइम होता था। अब उसमें सबके अपने अपने व्यूज हैं, सबके ऑलरेडी स्टीरियोटाइप्स हैं कि पावर्टी होती क्या है। एक स्टूडेंट ने खड़े होकर बोला कि पावर्टी तो है ही नहीं इंडिया में। मैं आपको बात कर रहा हूँ 1990 की, तो कहते हैं पावर्टी तो है ही नहीं इंडिया में। तो उन्होंने कहा आप कैसे कह सकते हैं, हमारे प्रोफेसर ने पूछा। तो कहते हैं क्योंकि आप किसी भी स्लम में चले जाइए, कि उस समय तो एंटेना होते थे, तो सारे एंटेना वहाँ लगे हुए हैं, तो सबके पास टीवी है, तो पावर्टी तो है ही नहीं। तो आप देख रहे हैं कि कैसे इस तरीके से क्लास में जो ट्रांजैक्शन हो रही है। अभी अगर किसी ने करिकुलम फिक्स किया होता पहले से अलग से, तो शायद वो ये सवाल उठा ही नहीं सकते थे, तो इसके ऊपर इंक्वायरी नहीं हो सकती थी, मतलब हमारी खुद की एक खोज शोध वो नहीं हो सकता था। सो मुझे लगता है कि ये एक खासियत है इस तरह की ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस में कि टीचर्स पे ट्रस्ट है। आप उनको हायरिंग के टाइम पे पूरा अच्छे से परख के तोल के हायर करें, पर उनको फिर ट्रस्ट करें कि वो अपने आप डिजाइन करें कि वो क्या पढ़ाना चाहते हैं, कैसे पढ़ाना चाहते हैं और अपने पढ़ाई चीज को कैसे असेस करना चाहते हैं। क्योंकि आज की असेसमेंट क्या है कि आपने कितना रट लिया, वो आपने लिख के आगे। मुझे अभी भी याद है, मैंने 11th में ही कॉमर्स ले ली थी, तो 11th 12th में जो मैनेजमेंट पढ़ी और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर बीकॉम में जो पढ़ी, पता नहीं कितनी बार मैनेजमेंट की डेफिनेशन, अब वो 4 विदेशी ऑथर 5 विदेशी ऑथर, अब शायद बदल गया हो, बट उनकी डेफिनेशन हमें बतानी होती थी। और मैं आईएम में जाके मैं यही चीज देख के बड़ा स्तब्ध रह गया कि एक बार किसी ने ये नहीं पूछा कि मैनेजमेंट की डेफिनेशन आप लिखिए, ये एग्जाम में अगर आप सही लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। अब डिफाइन करके हमें क्या करना है, हमको समझ आनी चाहिए ना। और इसमें मुझे वो सीन याद आ रहा है 3 इडियट्स का जी, जब वो मशीन के बारे में बता। हाँ जी, हाँ जी। वही बात, जो हमारा काम आसान करे वो मशीन है, सिंपल। बिल्कुल। तो इस तरीके के टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन की जरूरत है, मुझे वहां मिला। मैं बहुत उनसे इंस्पायर हुआ। और हमारा क्या होता है कि एमबीए में 2 साल का एमबीए है, उसके बीच में समर ट्रेनिंग होती है। पार्ट ऑफ द कोर्स है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे होता है उसको समझना। तो मुझे नया पता चला एनजीओ नाम की कोई चीज़ होती है, क्योंकि 1990 तक अगर आप एक आम मिडिल क्लास परिवार में दिल्ली में पले बड़े हैं तो आपको पता ही नहीं था ये चीज़ क्या थी, इतनी फैली हुई भी नहीं थी। तो मुझे वहाँ पता चला, तो इनफैक्ट मेरे एक सीनियर से पता चला, वो भी थोड़ी अलग दिशा में गई, शोभना। तो मैंने उससे पूछा कि काम क्या करोगी तुम, क्योंकि वो फाइनल प्लेसमेंट
जॉब एक एनजीओ में करने की सोच रही थी। मैंने कहा उसमें काम क्या होगा? उसने कहा एक ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करना चाहती हूँ जिसके जगह जगह अलग अलग गाँव में, गुजरात में, क्योंकि वहाँ पे है अहमदाबाद, तो गुजरात में उनके फील्ड स्टेशंस हैं और वहाँ पर जो काम वो कर रहे हैं रूरल डेवलपमेंट का, उसको मुझे असेस करना जाके कि वो कितना अच्छा चल रहा है। और कौन सा संगठन था ये? ये आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम नाम की एनजीओ वो ज्वाइन करना चाह रही थी उस समय, शोभना जी। शोभना, हाँ। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा काम होता है एनजीओ में? मैं तो कौन यंग पर्सन है जो घूमना नहीं चाहता? तो मुझे लगा कि यार ये तो अमेजिंग है, इसके लिए पैसे मिलेंगे जी। तो क्योंकि मेरी थोड़ी सी अपना 36 का आंकड़ा अपने फादर से था पैसों को लेकर, कॉलेज के डेज से ही, कि आपसे नहीं लूंगा, खुद कमाऊंगा, तो वो मेरे लिए इजी हो गया। तो मैंने कहा ये फाइनल प्लेसमेंट में जाएंगी, मैं क्यों 1 साल रुकूं, मैं समर प्लेसमेंट क्यों ना करूं एनजीओ में। तो मैं सीधा, अब समर प्लेसमेंट में एक लेकिन समस्या है, समर प्लेसमेंट इज पार्ट ऑफ द कोर्स, तो उसमें आपको ग्रेडिंग होती है। और वो ऐसा ही नहीं कि मैंने अपने मामा की कोई कंपनी से बोल दिया अच्छा मैं 2 महीने वहां काम कर रहा हूं और 2 महीने सोते रहे घर में और उन्होंने कोई बता दिया और आपने ग्रेड ले लिया, वो नहीं है। फाइनल प्लेसमेंट तो आपको एक सपोर्ट मिल रहा है कि भाई आपको जॉब देने में एक ईजी है, बहुत सारी कंपनीज आ जाती है। समर प्लेसमेंट ऐसा नहीं था, तो उसमें प्लेसमेंट ऑफिस था पूरा बकायदा हमारे इंस्टीट्यूट में, और वो जिनको इन्वाइट करते थे वही आ सकते थे, वो पूरा देख कर करते थे। तो मैं प्रोफेसर अनिल गुप्ता के पास पहुंच गया मैं एक दिन, मैंने कहा मेरी समर प्लेसमेंट एनजीओ में करने की इच्छा है, कैन यू हेल्प मी? तो उन्होंने तो मेरे आगे जैसे कोई कहता ना कि मुझे इंडियन खाने का मन है, तो वो क्या अच्छा इंडियन खाना है, तो उन्होंने पूरा मेन्यू खोल दिया। और इंडिया में तो कोई इंडियन खाना नाम की चीज़ ही नहीं है, राइट? नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, केरला का अलग, नॉर्थ ईस्ट का अलग, बंगाल का अलग, वैसा उन्होंने मेरे सामने खोल दिया। मैं 21 साल का था, मेरे लिए तो बहुत नया था दुनिया, मुझे तो ऐसा था कि ये तो कुछ भी टेस्ट नहीं किया हुआ, कुछ भी पिक कर लो। तो मैंने पिक किया इकोलॉजिकल स्ट्रगल्स। उन दिनों चल रहा था टिहरी डैम के ऊपर बहुत बातचीत चल रही थी कि बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, तो मुझे लगा कि ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, जाके देखना पहाड़ में क्या हो रहा है वहाँ, तो मैंने वो पिक किया। तो इमीडिएटली उन्होंने फ़ोन किया एक एनजीओ को, दिल्ली बेस्ड एनजीओ है, जिनके साथ वो फिक्स किया। समर ट्रेनिंग के लिए मैं वहाँ पहुँच गया। 2 महीने मैंने बिताए 2 अलग पार्ट्स में। वो वहाँ तो भेजा नहीं उन्होंने मुझे क्योंकि कुछ टाइमिंग मैच नहीं हो रही थी, लेकिन गढ़वाल जो है अपना फुट हिल्स ऑफ शिवालिक में जी, जो तराई का एरिया है, वहाँ पे एक इशू चल रहा था। पहले समय में जंगली घास से, भाबड़ नाम की जंगली घास से वो बान बनाई जाती थी, चारपाई की बान जी, जो अब तो सब प्लास्टिक आ गया। हाँ जी, हाँ जी। पहले वो बान होती थी, तो बान बनाने का जो तरीका था वो एक घास से है जिसका 4-5 स्टेप्स का बड़ा प्रिमिटिव सा प्रोसेस, पता नहीं कब से चले आ रहा है। भिगो के फिर हाँ, उसको बिल्कुल। बांध और उसको यूं जी, करते बिल्कुल। रहते हैं और फिर उसको यूं ऐंठते हैं, फिर उसके बाद यूं उसको स्मूथ करते हैं पेड़ के साथ। हाँ जी। तो इसके ऊपर वहाँ बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी चलती थी। सारे लैंडलेस लोग इस रीजन के, शायद 80 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के बहुत ही गांव थे वहाँ, उसमें तराई के इलाके के। हाँ, ये गढ़वाल के सहारनपुर से आगे जाके ये जगह। तो मैं वहाँ पहुँच गया इस वजह से। वहाँ पहुँचा, मेरा 1 महीना वहाँ मैंने बिताया। 1 महीना मैंने बालासोर में उड़ीसा में बिताया। वहाँ पे एक नेशनल टेस्ट रेंज बनने वाली थी, लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि बननी नहीं चाहिए क्योंकि बहुत ही फर्टाइल लैंड है, इसको आप क्यों ले रहे हैं, यहाँ पे तो लोगों की बहुत रोजी रोटी जाएगी। तो वो एक बहुत क्लोजली रूबरू एक्सपीरियंस हुआ 20 साल की उम्र में। 2 चीज़ें लेकर आया मैं इस एक्सपीरियंस से, मोटी मोटी अगर पकड़ूं। एक तो मेरा ये आइडिया कि मेरे को बहुत अच्छी शिक्षा मिल रही है, ये आइडिया थोड़ा सा डगमगा गया क्योंकि ये सारी दुनिया ने, पढ़ाई की दुनिया ने जिसमें मैं पूरा रहा, एक टेलीस्कोप जैसा होता है ना कि आपको यही देखना है और कुछ नहीं देखना। या वो घोड़े को जो यूं लगाते हैं, वो बेटर है शायद एनालॉजी, कि घोड़े को यूं लगाते हैं, क्यों लगाते हैं कि भाई इधर उधर देखेगा तो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसको बस यही दिखाना है। तो ये कर रहा है एजुकेशन कि आप यही देखिए और कुछ मत देखिए। तो मुझे लग रहा है कि मैं तो अच्छा एजुकेट हो रहा हूँ, मुझे तो एक 360 डिग्री विजन मिल रहा है दुनिया का, लेकिन मुझे तो मिला ही नहीं। ये तो बहुत ही अलग एक दुनिया है। तो एक मुझे ये समझ में आया कि अगर जानना रियली है क्या क्या हो रहा है, तो अपने आप ट्रैवल करना होगा, थोड़ा सा फुटलूज होके, थोड़ा सा आवारा होके, ऐसे नहीं कि कोई और प्लान कर रहा है आपको जाना कहाँ है। तो एक ये था। दूसरा ये था कि थोड़ा सा वहाँ पे मेरे को ये प्रोग्राम में कुछ फंड्स उन्होंने दिए थे कि भाई ये आपका खर्चा पानी जो चलेगा रहने के लिए, बड़ा बेसिक था, पर मेरा वो भी खर्च नहीं हुआ क्योंकि मैं जहां जाऊं वहां लोग, अच्छा एक तो वेशभूषा से, वैसे ही शक्ल से लोगों को पता चल जाता है बाहर का है,
तो लोग बोले अच्छा कहाँ से आप? अच्छा मैं तो दिल्ली से आया हूँ। यहाँ क्या करने आया हूँ? थोड़ा गांव का एक्सपीरियंस करने, समझने। तो बोले कि फिर इसी गांव क्यों, मेरे गांव क्यों नहीं? अच्छा मैं भी थोड़ा सा बिंदास टाइप, तो मैं अच्छा ठीक है आपके गांव चलता हूँ, मैं एक्चुअली कुछ है तो नहीं इस गांव में जोड़ने के लिए मुझे। तो उस 1 महीना जैसे मैंने इस पूरे घाट रीजन में बिताया, उसमें शायद मैं 12-13 अलग घरों में रहूंगा, हर दूसरे तीसरे दिन किसी के और के घर, किसी अनजान के घर, और जिसके घर जाऊं सब मेरा ख्याल रखे, कोई पैसा ही नहीं खर्च हुआ, मैं उतने के उतने पैसे लेके वापस आ गया, जितना बस का किराया लगा बस उतना ही। तो इससे मुझे एक चीज और ये लगी कि बहुत सारा हमारा जो फियर है कि कैसे मैं जीऊंगा, कैसे मेरी लाइफ कटेगी, ये सब हमारा सेल्फ क्रिएटेड है या एक दूसरे से सुन के। इससे फ्री हो जाओ, रास्ते अपने निकलते चले जाते हैं। तो थोड़ा सा मैं कहूँगा मेरे मुंह खून लग गया उन 2 महीने से। मुझे लगा कि यार ट्रैवल करना बड़ा ज़रूरी है, और इंडिया तो खैर बहुत ही माइक्रोकॉस्म ऑफ द वर्ल्ड है, और सबसे बढ़िया बात है यहाँ वीज़ा की ज़रूरत नहीं, और कॉमन करेंसी पहले से ही है, राइट। तो आपको देखना चाहिए पूरा। और बहुत बहुत बड़ी एक गलत फहमी है लोगों को दिल्ली में बैठ के या शहरों में बैठ के कि मैं जानता हूँ देश को, कुछ नहीं जानते हो, निकलना चाहिए बाहर। तो ये मैंने प्लान कर लिया कि मैं 2nd ईयर तो कंप्लीट करूँगा। हालांकि घर में थोड़ा सा डर गए थे लोग, मेरे भाई मुझे खास रोकने के लिए आए क्योंकि मैं थोड़ी बातें ऐसी करने लगी तो ऐसा लग रहा था कि मैं ड्रॉप ही कर दूंगा, क्योंकि आगे कुछ मुझे वहाँ मायने दिख नहीं रहा, मुझे तो ये करना है। तो करा, लेकिन मैंने 2nd ईयर कंप्लीट किया, लेकिन फाइनल प्लेसमेंट में नहीं बैठा, और मेरा आइडिया ये था कि मुझे ट्रैवल करना है। ऐसे आई वुड से कि इससे चेंज आया, ये दिस वाज अ बिग टर्निंग पॉइंट, जो मेरा वो 2 महीने का एक्सपीरियंस। और मैं 20 साल का था, तो बहुत इंप्रेशनेबल एज होती है ना, हाँ, बहुत आप पे असर कर जाती है ये चीज़ें। वही हुआ। फिर उसके बाद कनाडा चले गए? मैं गया कनाडा 1 साल के लिए। ट्रैवल वाला बग ही था। अब सब लोग तो ये सोच ही रहे थे कि अब ये क्यों लौट के आएगा, जो उस जमाने में 91 में लोग जाते थे। अब तक सोवियत यूनियन टूटा नहीं था, तो ये वो समय था कि आप खरीद सिर्फ $20 खरीद सकते थे, आपके पास कितने भी करोड़ों रुपए हो। पता नहीं आपको उस समय याद है कि नहीं। ऑफिशियली आप $20 से ज़्यादा खरीद नहीं सकते थे, तो हर चीज़ कंट्रोल थी। तो ऑब्वियसली जब लोग जाते थे तो नहीं आते थे, पर मुझे काफ़ी क्लियर था कि मैं तो घूमने जा रहा हूँ, सीखने जा रहा हूँ, मुझे वहाँ रहना नहीं है। वो मौका आया तो मैंने उसको झपट लिया। 8 महीने मैं था शेल कनाडा में। कैलगरी नाम की एक जगह है, छोटा शहर है। हाँ जी, हाँ जी। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग रहा मेरे लिए, क्योंकि इंटरनेट तब तक था नहीं, तो जैसे आज हम कनेक्टेड हैं, हमें दुनिया भर का पता है, वो सब था नहीं। तो मेरे लिए बहुत नई चीज़ें थी, उनके लिए तो और भी नई चीज़ें थी, उनको तो इंडिया के बारे में कुछ पता ही नहीं होता था। अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, वहाँ का जो पहले तो मैं इस चीज़ से बड़ा सरप्राइज हुआ कनाडा में कि वहाँ एक ही अखबार था जो रियल सीरियस अखबार था। मैं काफ़ी शॉक था, ये डेवलप्ड कंट्री है, मतलब हमारे देश में इतने सारे अच्छे सीरियस अखबार हैं, उनके पास एक ही था, ग्लोब एंड मेल, बाकी सब मतलब ऐसे टैबलॉइड है ना। कैलगरी हेरल्ड कि कुत्ते ने आदमी को काटा तो इतना बड़ा उसका पीस आता था। एक तो पॉपुलेशन भी वहाँ छोटी है, तो एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट। तो मैं ग्लोब एंड मेल पढ़ता था, और ऑब्वियसली कि आप अपने देश की खबर ढूंढेंगे, मुझे देश की खबर ही नहीं मिलती थी। यहां मैं सोचता हूँ इंडिया इज द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, वहां जाके पता चला कि कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है, कोई छोटा सा इतना सा पीस आ जाता था कोई 15 दिन में। बहुत समय बाद मुझे पता चला टाइम्स ऑफ इंडिया वहां की लाइब्रेरी में आता है 15 दिन लेट, जहाज से आता है, तो मैं वो पढ़ने जाया करता था। एनीवे, तो काफी लोगों को, जिस ऑफिस में मैं था, तो मैं बहुत सारी चीजें उनको पता, लोग तो इसी से बोलते थे कि आपको इंग्लिश कैसे आती है इतनी, तो फिर मैं उनको बताता था, बहुत सारी चीजें बताता था। इट्स अ गुड एक्सपीरियंस, एक्सचेंज बहुत अच्छा रहा मेरे लिए। लेकिन बहुत सारे सवाल भी खुले, क्योंकि जहाँ वहाँ पे लोग मेरे से, आपको बताता हूँ एक चीज़, कि मुझे लोग ये पूछते थे आप कैसे रह लेते हो इंडिया में, इतनी पॉवर्टी के बीच में, आप परेशान नहीं होते? ये कनाडा में पूछा जाता था? हाँ, मुझे पूछा लोगों ने मेरे ऑफिस में, तो मैं थोड़ा शॉक्ड हुआ, क्योंकि ऐसे तो नहीं मैंने उसको नोटिस किया इतना ज़्यादा। जिस घर में मैं जहाँ रहता था, ऑफकोर्स पॉवर्टी है, लेकिन कहाँ है, उधर तो नहीं थी जहाँ मेरे आसपास। लेकिन मैं बहुत सेंसिटिव हो गया उसके बाद, और मैं जब वापस आया तो मुझे बहुत दिखने लगी। मैं 1 साल के बाद 92 में वापस आया, तो मुझे बहुत दिखने लगा, और मुझे वो बहुत कचोटने लगा, मुझे परेशान करने लगा, जो कि जाने से पहले कचोटता नहीं था, बिकॉज आप जिसके साथ पलते बढ़ते ऊपर होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो एनीवे, ये रही वहाँ की कहानी। जो उसकी दूसरी इंटरेस्टिंग, मुझे तो ट्रैवल करना था, तो बहुत लोगों को एक गलतफहमी, आते ही मैंने मंजिल शुरू किया, ऐसा नहीं है। मंजिल 97 में शुरू हुआ, मैं लौटा 92 में, बीच में 5 साल का बहुत बड़ा
अंतराल है और बहुत कुछ होता है उस 5 साल में। मेरा तो ये आइडिया था मुझे ट्रैवल करना है। मेरे वहाँ खूब पैसे जमा हो गए जो मैंने वैसे सोचा नहीं था, मुझे पता नहीं था इतने कर पाऊंगा, लेकिन बेसिक चीज़ें बहुत सस्ती हैं वहाँ। मेरी सैलरी का मैं 70-80% सेव कर लेता था। मैं 8 महीने बाद खूब लखपति हो गया। उन दिनों लखपति की बड़ी वैल्यू होती थी, आजकल वो करोड़ पे चेंज हो गया है। लेकिन मेरे पास सेविंग अच्छी थी। मेरे 8 साल चले यहाँ पे उसको स्ट्रेच कर करके, और मैं पूरा 3-4 साल ट्रैवल किया बड़ा खुल के। बहुत देखा, बहुत चीज़ें देखी, और बड़ा फुटलूज होके, किसी काम को लेके नहीं। मुझे लगता है कि जब मंजिल शुरू हुआ तो ये ट्रैवल जो एक्सपीरियंस था मेरा, उसने मेरे बहुत सारे देखने के नज़रिए को इम्पैक्ट किया। जो उदाहरण से बताएं भाई साहब। जैसे फॉर एग्जांपल हम सबको बचपन से ये बताया जाता है कि एक अच्छे नंबर लाओ, एक अच्छे कॉलेज पहुंचो, और जो उसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं वो लोग बड़े ज्ञानी हैं, और जो परफॉर्म नहीं कर पाते वो वीक स्टूडेंट्स हैं, उनकी इंटेलिजेंस उतनी अच्छी है नहीं। और मुझे ऐसे ऐसे लोग मिले अपने ट्रैवल के टाइम पे जिनकी फॉर्मल एजुकेशन कुछ नहीं है, लेकिन उनकी इंटेलिजेंस मुझे कभी कभी अपने कोलीग्स जो अपने मेरे सहपाठी थे उनसे ज्यादा उनकी इंटेलिजेंस लगती थी, जिस तरीके से वो बात को समझ रहे थे। लेकिन फॉर्मल एजुकेशन है नहीं। तो एक चीज मुझे समझ में आई कि सबको इक्वल मौके नहीं मिलते हैं। आपको मौका ही नहीं मिला और उसके बाद आपको जज किया जा रहा है कि आप में ये नहीं है कोई प्रतिभा, तो ये तो आप ही एक गलत फहमी के शिकार हो गए ना, अगर आप उनको जज कर। पहली बात ये। दूसरी चीज ये समझ में आई कि अलग अलग तरीके की प्रतिभाएं हैं, और हमारा जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है वो मोस्टली एक प्रकार की प्रतिभा को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, जो कि एकेडमिक जिसको हम कह सकते हैं। अब एकेडमिकली ब्राइट जो लोग हैं वो शायद क्लास के 10% होंगे, ज्यादा 20% होंगे। 80 to 90% नहीं है। अब वो 80 to 90% को बार बार ये मैसेज मिलता जा रहा है बचपन से ही कि आप वीक स्टूडेंट हैं, आप एवरेज स्टूडेंट हैं, आप नहीं कर सकते हैं। अब आपको बचपन से अगर बार बार ये सुनाई देता रहेगा तो ये आप बिलीव करने लगे, आपको लेबल लग गया, आप भी अपने लेवल को आईने में देखते हैं, आप वही मानते हैं। तो आपके अंदर जो एक्चुअली प्रतिभाएं छुपी हुई हैं, मैं तो आज को देखता हूं कि इंसान, हर इंसान एक बीज रूपी है, लेकिन बीज से एक चीज फर्क है कि बीज किस चीज का है एक जानकार आदमी, एक माली बता सकता है उस बीज को देखकर, लेकिन इंसान को देखकर कोई नहीं बता सकता इसके अंदर क्या संभावनाएं छिपी हुई हैं। वो खुद नहीं बता सकता, कोई और नहीं बता सकता। इसको जानने का एक ही तरीका है कि हम अलग अलग मिट्टी में टाइम बिताते हैं तो दिखता है कि कहां पे हम पनपते हैं, क्या निकल के आता है, राइट। तो ये मौका हर इंसान को मिलना चाहिए, क्योंकि ना सिर्फ ये उसके लिए जरूरी है, उसकी पूरी मीनिंग को बाहर निकलने के लिए, ये जरूरी है समाज के लिए भी। जो समाज इस तरीके के मौके हर बच्चे को नहीं दे सकता वो खुद ही बौना रह जाएगा, वो पूरा पोटेंशियल ही नहीं देख पा रहा। और हमारा एजुकेशन सिस्टम की ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है कि हम वो परख देख ही नहीं पाते, वो दे नहीं पा रहे। एज अडल्ट्स हमको ऐसी मिट्टी देनी है कि जो उसके अंदर है वो निकल पाए। तो ये मुझे इस ट्रैवल के दौरान समझ में आया, क्योंकि उनको मौके नहीं मिले और उनकी जो अलग प्रतिभाएं हैं वो दिखी नहीं। एक अगेन मैं एग्जांपल लेता हूं कि मैं पौंडीचेरी में जाके रहा। वहां पे जाके मुझे ये था, थोड़ा ये रहता है ना कि हम साउथ इंडियन लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हिंदी सीखें ताकि देश एक हो, तो क्यों नहीं हम भी तमिल सीखते। तमिल इज एन ओल्डर लैंग्वेज देन हिंदी, इट्स अ क्लासिकल लैंग्वेज। तो मुझे ये बड़ा था कि मैं तमिल सीखूं। मैं वहां था 3 महीने के लिए, तो मैंने तमिल क्लासेस ज्वाइन करी। अब मैं क्लास में जा रहा हूं, सीखने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत ही स्लो चल रहा है मेरा मामला, बहुत कम मुझे आया। और बाहर मुझे एक बंदा मिला, एक जना मिला, और बड़ा सबसे बात कर रहा है, बड़ी फ्लुएंट तमिल में, लेकिन दिखने में वो नॉर्थ इंडियन लग रहा था। तो मैंने उससे पूछा कि आप, मुझे ऑलरेडी 2 महीने हो गए थे, मैंने कहा आपने कैसे सीखी तमिल? कहता यूं ही लोगों से बात करते करते, हिंदी में बोला, और नॉर्थ इंडियन ही था। मैंने कहा आप कहां से हैं? कहता राजस्थान से हो। मैंने कहा आपका यहाँ आना कैसे? कहते हम बंजारे लोग हैं, हम जाते रहते हैं ऐसे। उनकी फैमिली वगैरह आ रही थी। मैंने कहा आप कब से आए हुए? कहता 1 महीना हुआ है। मैं तो मतलब शॉक्ड रह गया कि 1 महीने में इनकी तमिल इतनी अच्छी है, मैं क्लासरूम में जा रहा हूं बकायदा, मेरे को नहीं आ रही। तो एक लैंग्वेजेस का टैलेंट होता है किसी में, वो जल्दी सीख जाते हैं, लेकिन अगर उनकी फॉर्मल एजुकेशन देखो कुछ नहीं है। तो ये जो हम परखने वाले लोग हैं ना, असेस करने वाले लोग हैं, उनको जरा थोड़ा खोलना पड़ेगा अपना दिमाग, ऐसा मुझे नजर आया। ऐसी बहुत सारी चीजें मुझे वहां नजर आई।
खैर तब मैंने ये सोचा हुआ नहीं था कि मुझे एजुकेशन में काम करना है। मैं तो एमबीए किया, एजुकेशन से दूर दूर, कॉर्पोरेट को मैंने थोड़ा सा अपने से दूर रखा, लेकिन मेरे को ऐसा कुछ नहीं था करना क्या है मुझे। उस समय तो मुझे ये लगा कि बहुत इंटरेस्टिंग हमारा देश है, हम तो इसको जानते नहीं है, इसको तो जिंदगी भर ट्रैवल करते रहोगे तो भी कम है, तो मैं तो यही करना चाहता हूँ पूरी जिंदगी, और नहीं करना कुछ। अब उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे, तो मुझे इसका फॉर्मूला मिल ही गया था, 8 महीने काम करो, 8 साल चलाओ, 4 बार ये सीरीज चलाओ, हो गया लाइफ खत्म। इंटरेस्टिंग। तो फिर ये मंजिल का सिलसिला कैसे शुरू हुआ? तो ये 2 बच्चे हमारे घर आए। मेरी माँ जो है, मेरी माँ अभी 88 ईयर्स की है और बहुत हेल्दी है, बड़ी स्ट्रॉन्ग है। सारा टाइम वो यही सोचती रहती है मैं कैसे किसी की हेल्प कर सकूं। तो ये उनका नेचर बचपन से ही है। मेरी मासी बताती है कि 12 साल की थी तो लोग ढूंढती रहती थी कि अरे वो 12 साल की जब वो थी तो 1947 की बात है ये, दिस इज अराउंड इंडिपेंडेंस। तो किसको पढ़ना नहीं आता मैं उसकी हेल्प कर दूं, उसको पढ़ना लिखना सिखा, ऐसे करती रहती थी वो सारे, आज तक वो ऐसे ही हैं। तो बिकॉज ऑफ दिस वो हमारे आसपास जो भी हैं वो सब जानते थे कि ये बड़ी हेल्पफुल लेडी है, कुछ भी हो ये करेंगी। मतलब उनके किस्से में आपको बताऊं कि एक दिन घर आए, उस समय वो रोटरी फ़ोन होते थे, एक दिन घर आए तो फ़ोन घुमाना शुरू कर दिया। मैंने कहा क्या हुआ, किसको कॉल कर रहे हो? तो बोली कि अभी मैं बस स्टॉप पे खड़ी थी तो मुझे कोई जना मिला, उसको जॉब चाहिए, तो मैं उसके लिए 3-4 लोगों को फ़ोन कर रही हूँ उसको जॉब दिलाने। तो मैंने कहा कि आप जानते हो उसको? नहीं अभी मिली हूँ, उसके लिए जॉब ढूंढ रही हूँ। ऐसे उनका नेचर है। बल्कि मैं तो कई बार उनको बोलता हूँ, वो एक कहावत है ना हमारी, एक मुहावरा है कि गवाह चुस्त और मुद्दई सुस्त, वो उन पे पूरा लागू होता है। मतलब जिनके लिए वो जॉब इंटरव्यू तैयार कर देती है वो खुद ही तैयार आते नहीं है, इंटरव्यू पे ही नहीं जाते। कमाल है। पर वो हार नहीं मानती, वो करती रहती है। तो उनके पास आए थे 2 बच्चे, ये 97 जैसे शुरू हुआ तो वो 2 बच्चे आए क्योंकि उनको ये पता था कि ये हेल्पफुल है। उनको मैथ्स में ट्यूशन लगानी थी, स्कूल का समझ नहीं आ रहा था, एग्जाम सर पे था, पास होने का डर था, और उनको लगा कि ट्यूशन के पैसे दे नहीं सकते थे, तो वो आए उनके पास। और 8th की मैथ्स मेरी माँ को उतनी अच्छी नहीं आती, वो मैथ्स में इतनी नहीं है, वो हिंदी करा सकती है, वो क्राफ्ट की बहुत सारी चीज़ें करा सकती है। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम क्यों नहीं इनको थोड़ा पढ़ा दो। मेरी मैथ्स तो हमेशा से अच्छी थी, कैट को क्रैक किया था तो तो मैंने कहा कि ठीक है, अब मैं घर पे हूँ और उनका एग्ज़ाम पास में है तो मैं करा देता हूँ। वो दिन मुझे आज भी याद है क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ा एक शौक था कि उनका मैथ्स की अंडरस्टैंडिंग कितनी पुअर थी। मैं तो ये सोच रहा था 8th में पहुँच कैसे गए। जैसे मैंने उनसे ना जो चीज़ उनको नहीं समझ में आ रही थी तो मैंने उसके लिए उनसे 7th का आता होगा ये मानकर, इस अजम्पशन पे कुछ थोड़ा सा हिंट दिया और मैं चाहता था खुद समझ जाए, लेकिन शक्ल से दिख गया कि ये 7th का नहीं आता इनको, थोड़ा सा जैसे ब्लैंक होते हैं ना, तो 6th पे आ गया मैं, वहां भी ब्लैंक मिला तो 5th पे आ गया मैं। अब धीरे धीरे करके मैं इस पे आ गया थोड़ा सा, वो कि अरे भाई 3 - 5 क्या होता है? तो बोले 2। तो शायद मेरा फेस पे शॉक आया होगा क्योंकि 8th के बच्चे से मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता। तो मैंने कहा हाँ? तो बोले नहीं -2। तो वो क्या कर रहे थे, वो ट्राई कर रहे थे आंसर अलग अलग, कौन सा चल जाएगा। मुझे समझ में आ गया कि इनको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया। तो फिर मैंने उनसे बोला कि 3 - 5 तो हो ही नहीं सकता। बोले भैया मतलब? मैंने कहा 3 चीजें तुम्हारे पास, 5 देनी है, ये होगा कैसे? दे सकते हो तो आपको ये कहना नहीं चाहिए कि ये हो नहीं सकता। हाँ बात तो ठीक कह रहे हो, ये तो हो नहीं सकता। अब ये आप 8th में नहीं कह सकते, आप 3rd में कह सकते हो, क्योंकि इंटीजर्स में एक नेगेटिव नंबर्स आते हैं, ऋण संख्याएं, कि 3 - 5 को -2 मानते हैं। वो रियल नहीं है, मतलब रियल है अगर रियल नंबर्स भी होते हैं मैथ्स में, लेकिन वो हिसाब किताब में हेल्प करती है कि एक अब दे है 2, ठीक है। तो मेरे को समझ में आ गया कि इनको समझ में नहीं आया। फिर मैंने उनसे पूछा 1 + 2 × 3 क्या होता है? मैं आपका भी टेस्ट ले लूं, थोड़ा देना चाहोगे? जी। 1 + 2 × 3। तो अब आएगा एक सिंपल कैलकुलेटर में करेंगे तो आंसर आएगा 1 + 2 3। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे वो 3 कर देगा, मल्टीप्लाई 3 वो बता देगा 9। ये आप अपने एग्जाम में लिखाएंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नंबर है 7 आंसर। पहले आपको गुणा करना है 3 और पहले गुणा करना है फिर जमा करना है। अब ये क्या है कि बच्चों को पता होता है और नहीं भी पता होता, कंफ्यूजन रहती है। इस उम्र में भी मैं गारंटी से कह सकता हूं यहाँ आधे लोगों को कंफ्यूजन होगी कि ये किस हिसाब से क्यों है ऐसे,
लेफ्ट टू राइट चलना लॉजिकल है, राइट? अच्छा, ब्रैकेट है, कभी तो ब्रैकेट ऐसे ही फेंक दिया जाता है और कभी ब्रैकेट ऐसे नहीं फेंक सकते, ये दोनों से मल्टीप्लाई होता है, लॉजिक समझ नहीं आता। ये सब चीजें कोई बहुत मिस्ट्री नहीं है, बहुत इसके पीछे लॉजिक है या कन्वेंशन है, लेकिन शायद ठीक से पढ़ाया नहीं जाता और वो चीजें क्लियर नहीं होती बच्चों को। फिर अब वो पैची अंडरस्टैंडिंग होती है, क्लास में आगे बढ़ते जाते हैं, उसके बाद मैथ्स मुश्किल लगने लगता है, फिर मैथ्स से डर लगने लगता है, फिर हम मैथ्स को दूर कर देते हैं, इससे दूर ही रहना है, पास नहीं आना। ये सब प्रॉब्लम्स वहां से शुरू होती है। तो एनीवे मैं ये सब चीजें उसको पढ़ानी शुरू करी। अच्छा, उसमें इंटरेस्टिंग क्या हुआ कि ऐसे 2 बच्चे आए थे, 2 दिन बाद एक चीज मैं इसमें और बताना चाहूंगा, उसको मैं क्रेडिट भी देना चाहूंगा इसके लिए, कि जब मैंने उनका ये लेवल देखा, मैंने कहा तुम ये जो तुम्हारा एग्जाम आने वाला है ना 20 दिन बाद, इसमें तुम पक्का फेल हो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। और वो इसलिए कि कोई और शायद मदद कर दे कि भैया दीवार टूट रही है लेकिन घर में शादी है तो इस पे पेंट लगा दो ना, थोड़ा सा बस कूचा लगाना है, काम चल जाएगा, शादी हो जाएगी, उसके बाद होने तो जो हो रहा है। तो ऐसे ही करते हैं हम, काम चलाओ, काम आगे बढ़ जाए। लेकिन मैं ऐसा कैसे कर दूंगा, मेरी तो मैथ से गद्दारी हो जाएगी। मैथ्स तो मेरा बचपन का यार है, उसने तो मुझे आईएम पहुंचाया है, इसके साथ मैं गद्दारी नहीं कर सकता। तुम तो नए आए हो अभी, तुमसे थोड़ी दोस्ती है मेरी, अभी तो उससे दोस्ती है। तो मैंने कहा मैं तो ढंग से पढ़ाऊंगा, शुरू से पढ़ाऊंगा, 3rd से शुरू करेंगे और टाइम लग जाएगा, वो भी गारंटी नहीं है, किसी और को ढूंढ लो, तुम्हारी बेहतरी इसी में है। लेकिन उसने कहा कि नहीं भैया आप इसे पढ़ना है, और बड़ा कॉन्फिडेंट आवाज में कहा। 12 साल के बच्चे का कॉन्फिडेंटली ऐसी बात कहना, जहां पे वो देख चुका है आईना के उसको आता कुछ नहीं है, अब मैं उसको बहुत क्रेडिट देता हूं। और बाद में तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसका वजह ये भी है क्योंकि मेन चीज जो एजुकेशन में है, टीचिंग और लर्निंग में है, वो है दोनों के बीच का रिश्ता। हम फंसे हुए हैं कंटेंट में, पेडागोजी में कैसे पढ़ाया जा रहा है, लेकिन मेन चीज जो है वो है रिश्ता। जब टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता एक ऑनेस्ट और इंस्पायरिंग होता है तो मुझे लगता है कि लर्निंग तब होती है, नहीं तो वो पास ही नहीं हो सकता। मैं उसको हमेशा उसको ऐसे देखता हूँ कि जैसे पानी का एक बीकर है, ऊपर एक नीचे है और बीच में पाइप है, तो हमें पता है कि यहां से पानी आ जाएगा, लेकिन आपकी पाइप ही दबी हुई है, तो कितना भी नॉलेज यहां होगा, यहां जाएगा नहीं। वो कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि वो उस दिन कुछ हुआ मैजिक, क्योंकि मुझे भी वो छुआ और मुझे भी बहुत मजा आया। तो जब उसने कहा कि मेरे 2 दोस्त और हैं, मैं उनको भी लाना चाहता हूं, तो मैंने कहा ले आओ, मुझे भी मजा आ रहा था। तो 2 दोस्त आ गए अगले दिन। फिर मैंने बोर्ड मैथ से शुरू किया, उसको रिवीजन हो गई। 2 दिन बाद 2 दोस्त और ले आया, फिर 2 दोस्त और ले आया, इस तरह बढ़ता चला गया। अच्छा, एज से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने देखा वो 8वीं में है या वो 10वीं में है या वो 6ठी में है, किसी को भी बोर्ड मैथ का कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो मैं तो सेम चीज पढ़ा सकता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्लास का। तो फाउंडेशनल। लेकिन जब मैं तीसरी बार बोर्ड मैथ्स पढ़ा रहा था तो वो मुझे बोला कि भैया बस करो, मैं आगे भी तो पढ़ना है, यही बार बार पढ़ते रहेंगे। तो मुझे लगा कि बात तो ठीक कह रहा है, पर मैंने कहा फिर क्यों ना तुम पढ़ाओ बोर्ड मैथ्स। ना बाबा ना, मुझे नहीं मतलब इतना तो नहीं आया है कि मैं पढ़ा सकूं जी। मैंने कहा अगर पढ़ा नहीं सकते तो फिर शायद कुछ मिसिंग है। अच्छा तुम घबरा क्यों रहे हो, तुम पढ़ाओ, अगर कुछ मिसिंग होगा तो मैं कर दूंगा। तो एक बहुत अर्ली डेज में मुझे एक बात समझ में आई कि जिसका पहले भी मुझे थोड़ा आभास था, बट बहुत क्लियर हो गई कि सिखाना बेस्ट तरीका है सीखने का। हाँ, जैसे ही आप कुछ सीखो, आप अपने लिए, स्वार्थ के लिए सही, किसी को ढूंढो जो सीखना चाहता है। किसी को थोपोगे तो वो होगा नहीं, लेकिन जो सीखना चाहता है। और ये मत सोचो, हमारे यहां एक बड़ी गलत धारणा है कि अगर मैंने किसी को आगे सिखाया, जीती हुई धारणा तो ये है, कहने वाली अलग है। हमारे यहां एक बहुत थोड़ा दो रास्तों पे चलते हैं, द्वैत है। द्वैत। एक हम कहते हैं कि जी एक ही चीज है जो बांटने से बढ़ती है। किसी से भी पूछ लो, किसी अनपढ़ से भी पूछ लो, वो क्या चीज है जो बांटने से बढ़ती है, तो सब बोलेंगे ज्ञान है ना, हम सबने सीखा हुआ है। लेकिन वही माँ बाप अपने बच्चे को बोलते उसको मत बताना, टीचर बताते उसको मत बताना, वो आगे निकल जाएगा, राइट। आपका ज्ञान बढ़ेगा, क्यों ना बताओ। लेकिन नहीं, उसको यहां तो कितनी सारे नॉलेज जो यहां डेवलप हुई एंशिएंट टाइम से, उसको लेके अपने साथ मर गए, क्योंकि किसी को बता देंगे तो कहीं वो आगे ना निकल जाए, पर पूरा समाज आगे निकलेगा, ये सोचना चाहिए ना। बिल्कुल। तो एनीवे, तो मैंने ये रियलाइज किया कि आगे सिखाए। अच्छा, सिखाने में क्या है कि हमने ना 2 बनाए हुए हैं, टीचर है, एक स्टूडेंट है। आप किस ओहदे पे पहुंच गए, आप टीचर ओहदे पे पहुंच गए। अच्छा, आप तो स्टूडेंट ओहदे पे अभी फिक्स कर दिया है पोजीशन की तरह। लेकिन ये फिक्स पोजीशन नहीं है,
ये तो रोल है, जैसे फिल्म में रोल होता है ना। पा फिल्म है, अब उसमें जो रियल फादर है वो स्टूडेंट है, और जो रियल बच्चा है उसका बेटा है, और जो बेटा है वो फादर है। तो ऐसे टीचर स्टूडेंट का मैं मानता हूं रोल्स हैं। अगर मुझे तमिल सीखने की इच्छा है और एक 15 साल का बच्चा जो तमिल है वो मेरा टीचर हो सकता है उसमें, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो मेरे से ज्यादा जानता है, मुझे इच्छा है, हम दोनों मिल जाएंगे तो वो फ्लो हो जाएगा, राइट? तो ऐसे होना चाहिए। एज का इसमें क्या लेना देना। अब मैं अपनी मेरी वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स, ये स्टोरी जो है हमारे उसकी, अब मैं नाम बोल रहा हूँ उसका, न से नाम है, एनीवे याद आएगा मैं बताऊंगा। 9 साल के बच्चे ने जो यम के पास, आप मुझे शायद याद दिला दें, नचिकेत, राइट? मुझे लगता है कि हमारे संस्कारों में एज को उतना वैल्यू नहीं दिया गया, अब कर दिया पता नहीं कहां से, कि भाई बड़ों से ही छोटे सीखेंगे, छोटे से बड़े नहीं सीख सकते। जो नचिकेत ने जिस खूबसूरती से अपने फादर का ध्यान इस तरफ खींचा कि जो वो कहते हैं दान के बारे में उसको अपने जीवन में जी नहीं रहे, ये पूछ के कि आपको सबसे प्रिय कौन है, बेटा तुम, तो मुझे आप किसको दान में दे रहे हो। जब वो ये दिखाना चाहते थे कि बांझ गाय को वो दान में दे रहे थे, जबकि दान का मतलब डिस्कार्ड नहीं है, जो सबसे प्रिय चीज है वो देने की। एनीवे, तो ये एक चीज मुझे उस समय से शुरू में समझ में आई कि अगर हम अपने बच्चों को इंकरेज करें कि वो आगे सिखाएं जो सीख रहे हैं, और वो एक आधार है मंजिल का भी तब से लेके अब तक, कि जो सीख रहा है आगे सिखाता चला जाए, और इससे बहुत ज्यादा लोग सीख पाए हैं। ये बहुत पावरफुल चीज है मंजिल की। आप सरकारों के साथ काम कर चुके हैं शिक्षा को लेके, और वहीं पे सबसे ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है, क्योंकि वो सिर्फ सरकारी स्कूलों तक सीमित नहीं है। प्राइवेट स्कूलों में भी कौन पढ़ाएगा, बीएड में कैसी पढ़ाई होगी, बीटीसी में कैसी पढ़ाई होगी, सिलेबस कैसे निर्धारित होगा। आप आईएम का जिक्र कर रहे थे, जहाँ पे एक स्वायत्तता है, एक सेंस ऑफ ओनरशिप है, सेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट है, कि सिर्फ मगिंग नहीं करनी है, रट नहीं लेना है, राइट, सीखना है, समझना है, और फिर उसको अप्लाई करना है। तो सरकारों के साथ आपके किस तरह के तजुर्बे रहते हैं? तो मेरा जो सरकार के साथ काम शुरू हुआ करीब 10 साल पहले, उसमें वो एक थोड़ा सा हटके सा ही है। अगेन जो मैं रिश्तों की बात कर रहा हूँ वो है उसमें सेंट्रल। अब कोई भी बहुत बड़ा तंत्र होता है, बहुत बड़ा ढांचा होता है, तो वो उसमें हमेशा एक पावर, एक हायरार्की वो काम करती है कि ऊपर से ऑर्डर दिए जाते हैं, वो ऑर्डर का प्रॉपर्ली पालन हो और वो नीचे तक पहुंचे, राइट? कि एक मिनिस्टर से लेके, सेक्रेटरी से लेके, डायरेक्टर से लेके, दिल्ली में डीडीज हैं, डेप्यूटी डायरेक्टर एजुकेशन, उनके अंडर प्रिंसिपल्स हैं, उनके अंडर स्कूल्स हैं। जैसे दिल्ली सरकार के अगर हम देखें तो 1000 प्लस स्कूल्स हैं, और एमसीडी के शायद 2500 स्कूल्स हैं, राइट? तो ये पूरा तंत्र इस तरीके से डिजाइंड है। जो मेरा काम ये रहा है, और वो उसका शुरुआत किसी के साथ मुलाकात से मेरी हुई, क्योंकि मेरा ये मानना था कि इसमें इतने साल जो मंजिल में काम करता रहा, मेरा ये मानना था कि ये गलत चीज को हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि रटो, याद करो, और उसमें मैं कुछ हस्तक्षेप कर नहीं सकता था। मैं बहुत अपने आप को छोटा और अनेबल कि मैं उसमें कुछ कर पाऊंगा, क्योंकि वो इतना बड़ा स्केल है, और यहां तो मैं एक एक बच्चे के साथ जुड़ रहा हूं, कैसे कर पाऊंगा, ऐसा मुझे लगता था। पर इनसे जब मेरी मुलाकात हुई, दर्शन नाम के व्यक्ति हैं जिन्होंने एक प्रोग्राम डिजाइन किया कि 10 प्रिंसिपल साथ मिले और एक करिकुलम हो क्वेश्चंस का। देखिए, अब लर्निंग को लेते हैं, पहले समझते हैं। हमारे दिमाग में जैसे ही बोलते हैं एजुकेशन तो वो कनेक्ट हो जाता है बच्चों के साथ। मैक्सिमम क्या होगा, हायर एजुकेशन होगी तो थोड़े से यंग लोग होंगे, उसके बाद एजुकेशन खत्म, आपने एजुकेशन कैसे, कहां कंप्लीट करी, ऐसे पूछते हैं ना। साथ में हम ये भी बोलते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, मरते दम तक इंसान सीखता रहता है। तो ये इसमें अगेन एक विरोधाभास है। एक्चुअली लर्निंग क्या है? जब भी हम कोई चैलेंज फील करते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कर नहीं पाते, वहां लर्निंग का एक रोल है। और चैलेंज कौन नहीं फेस करता लाइफ में? आप मुझे बता दीजिए, किसी भी पोजीशन पे आप हो, देयर आर न्यू चैलेंजेस। आप आईएएस ऑफिसर बन गए तो आपके पास चैलेंजेस हैं, बिल्कुल, कि आप जो करना चाहते हैं वो कैसे करें। तो वो ही उनकी लर्निंग नीड है। तो हर एक व्यक्ति की लर्निंग नीड है। अब एक सरकारी स्कूल का जो प्रिंसिपल है, उसकी जो भी चैलेंजेस है वो उसके लर्निंग नीड है, उसको उसी को दूसरे तरीके से देख सकते। सो आइडिया उसका ये था कि 10 लोग मिलें, अपनी चैलेंजेस शेयर करें और अपने एक्सपीरियंस से ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस खोजें।
जिसको अपने स्कूल में अप्लाई करें और फिर अगले महीने मिले तो महीने में एक बार मिले। अच्छा, एक और जो लर्निंग का जो हमारा आइडिया है कि भाई ये प्रोग्राम कितने दिन चलेगा, इतने दिनों में आप सीख जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, बट ये तो कभी ना रुकने वाला है और चैलेंज तो हमेशा आते रहेंगे, उसका लेवल बदल जाएगा। तो ये नेवर एंडिंग वाला प्रोग्राम है कि आप महीने में एक बार मिले, एक पूरा दिन 10 प्रिंसिपल साथ मिलके अपने चैलेंजेस शेयर करें, वहीं से सॉल्यूशन निकालें, उनको ट्राई करें, अगली बार जब आए तो शेयर करें क्या काम किया, क्या वर्क नहीं किया। तो वो जो एक लर्निंग की साइकिल है कि एक्शन कुछ किया, उस पर रिफ्लेक्शन किया, उसके ऊपर दोबारा रिफ्लेक्ट करके जो नया आइडिया उसको दोबारा एक्शन किया, तो एक चक्र की तरह चलता रहे और आपकी लर्निंग वो आइडिया पे ये प्रोग्राम चल रहा है। इसका नाम है क्रिएटनेट एजुकेशन करके है। तो और क्योंकि 1000 स्कूल्स हैं तो 10-10 प्रिंसिपल अगर एक साथ है और 1000 स्कूल में करना है तो ऐसा नहीं है कि उसी को आप 1000 के साथ कर लो, क्योंकि उसमें तो बातचीत नहीं हो सकती। ऐसे 10-10 के 100 ग्रुप बन जाएं। तो जैसे लोग बढ़ते जाएं वो, और ये फैसिलिटेटेड है। फैसिलिटेट मतलब एक जैसे कोई सहज करता जो ये इंश्योर कर रहा है कि इस पर्पस के लिए हम मिल रहे हैं। वो ज्ञान नहीं दे रहा, लेकिन वो उस स्पेस को होल्ड कर रहा है कि वो कॉन्वर्सेशन जो है वो लाइन पे रहे, इस पे ना चली जाए कि अच्छा तुम्हारे बच्चे का किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, अच्छा मेरा तो वहां जा रहा है, जो गप्पे तो हम मान ही लेंगे। तो ये आइडिया के साथ ये प्रोग्राम में मैं पिछले 10 साल से इन्वॉल्व हूँ। और मेरा ये मानना है कि इस तरीके की चीज, इस तरीके, पहले तो लर्निंग होती कैसे है वो हमें रियली से सोचना चाहिए, और वो एक सामाजिक नीड है। जब वो हम उसको बदलेंगे तो इस तरीके की चीज हर स्कूल सिस्टम में मुझे लगता है लाना चाहिए, और इससे चेंज आएगा, स्लो आएगा लेकिन दुरुस्त आएगा। राइट, ये मेरा मानना है। अभी हम लोग गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में आगे इस पर बात करेंगे कि बात पढ़ाई की हो रही थी, फिर मंजिल से मंजिल मिस्टिक कैसे निकल आया, म्यूजिकल बैंड, और साहित्य, संगीत, कला कैसे जुड़ गए, जो कि शिक्षा का अनिवार्य हिस्सा है। और बहुत सारे लोगों के ये सवाल भी आए हैं कि वो कैसे जोड़ सकते हैं, या सब लोग अपने अपने इलाकों में शिक्षा को लेकर जो प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें आपसे कैसे परामर्श ले सकते हैं। उन सवालों पर आएंगे, पर पहले न्यूज़ रूम के सवाल। हाय सर ने अभी जैसे बताया कि सरकारी स्कूल्स में बच्चों को बुलाने के लिए मिड डे मील स्कीम और ये सब स्टार्ट की गई है, तो प्राइवेट स्कूल्स में भी सर ड्राइंग की क्लासेस, डांस क्लासेस, ये सब स्टार्ट हो चुका है, लेकिन फोकस सिर्फ उनकी ग्रेड पर ही रहता है, स्पेशली पेरेंट्स का, कि मेरे बच्चे के इतने मार्क्स नहीं आए, पड़ोसी वाले के इतने मार्क्स आ गए। तो पेरेंट्स का क्या रोल होता है बच्चे की लर्निंग में या अनलर्निंग में, जैसा आपने बताया? तो मैं जैसे अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था ना कि ये सामाजिक समस्या है कि हम एजुकेशन को एक नज़रिए से देखते हैं। जैसे नंबर, हम नंबर कैसे, मैं खुद का अपना अगर मैं देखूं, मेरे नंबर अच्छे आते थे, लेकिन कैसे अच्छे आते थे कि मैंने ये समझ लिया कि मेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी बड़ी अच्छी है। तो अगर मेरा एग्जाम है, मैं 4 दिन पहले ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जिस दिन एग्जाम है उस दिन 3 बजे उठ जाओ, 2 बजे उठ जाओ, 4 बजे उठ जाओ, डिपेंड कितना सिलेबस कवर करना है, उस दिन पढ़ लो और वहाँ जाके उगलना है। एग्जाम में उगल दिया, उसके बाद उसको खाली करना है, वो आपके साथ रहनी नहीं चाहिए, क्योंकि कल के एग्जाम के लिए नई चीजें भरनी है। कब खाली होगा तभी तो उसमें और चीजें भरूंगा। तो नंबर तो आ गए, आया कितना, अपने हिस्सा कितना बना, इंटरनलाइज कितना हुआ, वो 2 अलग चीजें। तो ये सोच थोड़ी सी हमको बदलनी पड़ेगी, इसको पूरे समाज को सोचना पड़ेगा कि क्या ये लर्निंग, अच्छा हमारे अंदर ये आया हुआ है कि अगर मेरा बच्चा यहां नहीं पहुंचा तो इसका कुछ हो नहीं सकता। ये भी एक बहुत गड़बड़ सोच है। बहुत सारे लोग, अब ये मंजिल ही उसके उदाहरण है, इतने सारे लोग मिले, हमने कभी एकेडमिक्स पे इतना जोर नहीं दिया। अगर आपको इंटरेस्ट है एकेडमिक्स में, आप उसमें अच्छे नंबर लाए, लेकिन अगर आपको किसी और चीज में इंटरेस्ट है, आप उसमें अच्छा करें, उसके शायद नंबर नहीं लगाए जाते कि आप कितना अच्छा म्यूजिक कर रहे हैं, उसके शायद नंबर नहीं लगते, लेकिन आप उसको, हार्ड वर्क तो जरूरी है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि हार्ड वर्क, अगर जो चीज आपको अगर अपना पैशन मिल गया ना कि ये करना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, जैसे मुझसे लोग पूछते हैं आप संडे को छुट्टी, कई बार मैं संडे को सुबह 4 बजे किसी को ईमेल लिख रहा होता हूँ, कहते यार तुम संडे को 4 बजे भी आपको चैन नहीं है, एक दिन तो रेस्ट कर लो। तो मैं कहता हूं, मैं तो 7 दिन रेस्ट करता हूँ, 7 दिन मेरी छुट्टी है और 7 दिन मेरे काम के हैं, क्योंकि काम और जो मैं एंजॉय करता हूं उसमें अंतर ही नहीं है। राइट, तो जब पैशन मिल जाता है तो हार्ड वर्क इज नॉट डिफिकल्ट, और हार्ड वर्क करके तो हर एरिया में आपके पास अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज हैं। इतने सारे लोग जो जिनकी अचीवमेंट्स हैं, जो अकम्प्लिश्ड लोग हैं, क्या वो लोग सब 90%ers थे? नहीं ना। तो फिर
हम गलत चीज के पीछे भाग रहे हैं। हमको ये एज पेरेंट्स क्या करना चाहिए कि अपने बच्चे की यूनिक क्या उस बीज में पॉसिबिलिटी या पोटेंशियल है और उसको नर्चर करना चाहिए। हेलो हेलो। हमारे फॉर्मल एजुकेशन सेटअप में हम तमाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देखते हैं और जिन लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे होते हैं हम उन्हें सेलिब्रेट भी करते हैं। सक्सेस स्टोरीज़ बहुत होती हैं, फेलियर स्टोरीज़ नहीं होती। तो मैं बस आपसे इतना पूछना चाहती हूँ, जो पूरा फॉर्मल एजुकेशन है वो कितना स्ट्रेस कर रहा है स्टूडेंट्स को, और कैसे जो इनिशिएटिव्स हैं जैसे मंजिल वो एक होलिस्टिक एजुकेशन में मदद कर रहा है। आर्ट एंड एजुकेशन के बारे में पर्टिकुलरली आपसे पूछना चाहूँगी। राइट। तो स्ट्रेस इसलिए है क्योंकि जितने बच्चे एक लेवल से निकल के अगले पे जाना चाहते हैं उतनी वहाँ सीट्स नहीं है, इसीलिए कंपटीशन इतना ज़्यादा है। राइट। लेकिन वो इस तरीके की सिचुएशन है कि सबको उसी बस में चढ़ना है, इसलिए स्ट्रेस है। लेकिन और कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं वो आपको नजर नहीं आ रही और आप वहां जाना नहीं चाह रहे। राइट। तो इसमें एक प्रॉब्लम तो ये भी है कि हम एकेडमिक्स को कुछ ज्यादा ही सेलिब्रेट करते हैं। तो मंजिल में तो मैंने ये रखा हुआ है कि भाई आप जो करना चाहते हैं अगर उसमें मेहनत कर रहे हैं मैं उसको सेलिब्रेट करूंगा, वो एकेडमिक्स नहीं है। इनफैक्ट मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं हूं किसके कितने % मार्क्स आ रहे हैं, मैं पूछता भी नहीं हूं। अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है, और ज्यादातर जो अब आप एकेडमिक्स का भी देखिए, किसी भी एक क्लासरूम में खासकर एक आम व्यक्ति एक गवर्नमेंट स्कूल में जाने वाला, शायद 10% से 20% लोग एकेडमिकली परफॉर्म अच्छा कर रहे होंगे। 80 to 90% आर एवरेज और बिलो एवरेज। तो आपने एक सिस्टम ही ऐसा बना दिया कि जो भी आप जिसके भी पोटेंशियल को निकालने की कोशिश करें वो 10 से 20% ही है, और बाकी 80 to 90% आपने पहले ही मान लिया कि इनके अंदर कोई पोटेंशियल है नहीं, इनको अपने हाल पे छोड़ दो, जो करे सो करे, हम क्या कर सकते हैं। या ज्यादा से ज्यादा हम ये कहेंगे, उनको पुश करेंगे, यार तुम भी करो एकेडमिक्स में, उनको भी उस तरह पुश करते रहे। तो एक कार्टून शायद आपने देखा होगा, व्हाट्सएप वगैरह में ज्यादा आता है कि सबका टेस्ट हो रहा है, हाथी, बंदर, डक का, और सबको देख रहे हैं कि भाई पेड़ पे चढ़ सकते हैं कि नहीं। राइट। तो वही वाली बात है कि लोगों में अलग अलग प्रतिभाएं हैं, उसको पहचाने, उसको उस तरफ भेजे। कंपटीशन में जो जाना चाहे जरूर जाए, मैं खुद गया उसमें। राइट। और मैं भी लेकिन उस समय एक तरीके का शिकार ही था। अगर मान लो मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं होता तो मैं भी बड़ा मायूस होता। लेकिन आज मुझे समझ में आ रहा है कि मायूस होने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारी और अपॉर्चुनिटीज हैं। और जैसे कि मैंने दूसरा सवाल भी पूछा था, आर्ट एंड एजुकेशन, ये जो यूनिकनेस आप अभी बता रहे थे, तो मंजिल में आप कैसे करते हैं कि हर बच्चे की अलग अलग एबिलिटी है और उसे कैसे सेलिब्रेट किया जा सकता है, उसे कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, आप वो कैसे कर रहे हैं? तो मैं आपको कहानी सुनाऊं, शुरू कैसे हुआ आर्ट एंड एजुकेशन के, सीधा आज कैसे वो कहानी बताइए। तो एक खास चीज जो हमारे देश की है कि अंताक्षरी जैसा एक खेल है, मुझे नहीं लगता और कहीं होगा, कि उनकी लैंग्वेज का आखिरी अक्षर से लेके गाने गाएंगे। तो हमारे यहाँ सबको गानों का शौक है, तो हम बहुत मस्ती करते थे साथ। हमारा पूरा एक मजे वाली, मेरे घर से एक चीज और बताओ, 14 साल हमारे घर से चली मंजिल। तो एक और लोगों को होता है अगर एनजीओ करनी है तो फंड्स कहां से आएंगे। तो 14 साल तक तो मैं लोगों को यही बोलता था कि फंड्स की जरूरत क्या है। 14 साल लंबा टाइम होता है। अगर कोई सिखाने वाला तैयार है, जगह कोई भी ढूंढ लीजिए। टैगोर ने तो शांति निकेतन पेड़ों के नीचे कर दी, मेरा घर है तो वहीं पे चल रहा है, मेरी माँ भी है, मेरी बहन भी है, सब लोग हम साथ रह रहे हैं, सब चल रहा है। तो हम वहीं पे मस्ती भी करते थे, तो म्यूजिक का बड़ा चलता था। तो जब हमने मैथ्स से क्लास शुरू करी, जो मैंने अभी कहानी सुनाई, मैथ्स चलती थी, थोड़े समय बाद मुझे लगा कि इंग्लिश करनी चाहिए, क्योंकि ये बच्चे जो है हमारे जो सरकारी स्कूल से आ रहे हैं, मैंने ये देखा कि जैसे वैसे तो बड़े कॉन्फिडेंट है, जैसे किसी इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरनमेंट के अंदर इनको ले जाएं, क्योंकि मेरा एक्सपोजर में बड़ा इंटरेस्ट था। हैबिटेट चलते हैं वहां पे, बड़ी फ्री टॉक्स होती हैं, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ चीजें चलते हैं। पहले तो अंदर जाने को तैयार नहीं। मेरे स्टूडेंट, हैबिटेट से सटी हुई दीवार है दीवान चंद आर्या स्कूल की, दीवान चंद आर्या स्कूल के बच्चे हैबिटेट नहीं जाते। दूर दूर से लोग आएंगे, क्यों नहीं जाते? क्योंकि एक इनविजिबल वहां पे धागा बंधा हुआ, वो कहता है अगर आप अंग्रेजी नहीं जानते यू आर नॉट वेलकम। कोई कह नहीं रहा, लेकिन कह रहे हैं। तो मुझे तो ये बड़ा इस बात पर गुस्सा आता है कि ऐसी चीज क्यों है, तो इसको पार करो, हम जाएंगे। तो मुझे रियलाइज हुआ कि जब तक ये इंग्लिश नहीं सीखेंगे, वो लोग तो चेंज होने वाले हैं नहीं, वो तो इतने साल हो गए अभी भी अपना कैलेंडर हिंदी में नहीं छापते, तो हमें ही सीखना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि तुम भी सीखो, क्यों इसको ऐसे मत देखो कि अगर मेरी हिंदी
हीन भावना है उसकी, मेरी भाषा नीचे है, अंग्रेजी ऊपर की भाषा। ऐसे मत सोचो, ऐसे सोचो कि जितनी भाषा आएंगी अच्छा है, तो मेरी इंपावरमेंट होगी। तो ऐसे सीखते तो इंग्लिश क्लासेस शुरू करी। उसके बाद मैंने अपना पहला कंप्यूटर खरीदा अपने लिए, सेकेंड हैंड 286 उन दिनों आता था, अब तो ऐसे नाम भी नहीं लिए जाते। तो मैंने कहा आप तुम लोग भी सीखो। मैं मतलब यही था, जो घर में हो रहा है वो आपके साथ भी मैं शेयर करूंगा, यू आर पार्ट ऑफ फैमिली। तो इसके बाद मैंने बच्चों से कहा और क्या सीखना चाहोगे, क्योंकि वो तो आते जा रहे थे, मेरे पास टाइम भी था, ट्रैवलिंग मैंने छोड़ दी, मुझे मजा आने लगा उनके साथ। मैंने कहा कि आप क्या सीखना चाहोगे? तो बोले भैया हिस्ट्री ज्योग्राफी सब में प्रॉब्लम हो रही है, याद नहीं हो रहा। मैंने कहा लेकिन हिस्ट्री ज्योग्राफी तो वेस्ट ऑफ टाइम है। मुझे खुद जो भी याद किया मैं निकाल के और चीजें याद करता रहा। आज कोई मेरे से पूछे तो मुझे पता ही नहीं। अब आपको इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, मैं कनाडा पहुंचा, मैं अब अपनी वो कर रहा हूं तारीफ। मैं कनाडा पहुंचा तो पहली बार मैंने रियलाइज किया कि यूएस से साउथ ऑफ कनाडा है। मैं तो पता नहीं कैसे पूरी ज्योग्राफी पास करता रहा ये सोच के कि यूएस इज नॉर्थ ऑफ कनाडा। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, मुझे पता चला कि इजिप्ट जो है, मिस्र देश, वो जो नॉर्थ इजिप्ट है उसको लोअर इजिप्ट कहते हैं, और जो साउथ इजिप्ट है उसको अपर इजिप्ट कहते हैं। तो मैंने कहा ये कैसे हो गया भैया, है ना, हम ऑस्ट्रेलिया को डाउन अंडर बोलते हैं क्योंकि साउथ है। तो एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि साउथ इज डाउन। डाउन इज जो हमें सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ ले जाता है, राइट? तो इजिप्ट के साउथ में पहाड़ हैं, और जो नाइल हम यूं बनाते हैं ना अपनी ज्योग्राफी में, मेडिटेरेनियन से लेके नीचे, वो बहती यूं है। कुछ लोगों को आज पहली बार पता चला होगा। ये तो है हमारी शिक्षा कि बस याद कर लो, पास हो जाओ, राइट? तो ये मुझे लगा कि ये हिस्ट्री ज्योग्राफी छोड़ो, ये तो हम इंग्लिश करते करते जो चीजें होंगी उससे सीख जाएंगे, और कुछ बताओ जो तुम्हारा मन है, क्योंकि ये तो स्कूल से आ रहा है, तुमने थोड़ी सोचा। तो बोले म्यूजिक, वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने कहा म्यूजिक, लेकिन मैं कोई म्यूजिशियन थोड़ी, हाँ गाने का मुझे शौक है, बाथरूम सिंगर टाइप, लेकिन हम गाएंगे साथ, वो ठीक है, लेकिन मैं म्यूजिक सिखा नहीं सकता। लेकिन तब तक मुझे एक चीज समझ में आ गई थी कि कुछ भी सीखने के लिए हमें चाहिए साथ लोगों का, कम्युनिटी। लर्निंग अगेन एक पैराडॉक्स है, लर्निंग इज वेरी इंडिविजुअल। एक क्लास में 40 बच्चे सब अलग सीख रहे हैं, अलग चीजें हो रही है, लेकिन क्योंकि वो साथ हैं, दे आर लर्निंग बेटर। तो ये दोनों चीजें एक साथ सच है सीखने के लिए। तो मैंने उनको कहा कि हम सब साथ मिलते हैं, टाइम जगह तो हमारा घर ही है, टाइम फिक्स रखते हैं ताकि हम उसमें रेगुलर, डिसिप्लिन का बहुत बड़ा रोल है लर्निंग में, क्योंकि वो एक दिन में नहीं होता। तो हम रेगुलर मिलेंगे, जो भी हो, और जो एक दूसरे को आता है वो सिखाएंगे, ऐसे शुरू करते हैं। अब ऐसे कंटिन्यूस मिलने में एक बहुत जादू है। अब कुछ चांस की चीजें होती है, उनको पकड़ना भी होता है। तो चांस की बात, एलएसआर कॉलेज में मुझे कोई स्टूडेंट, यंग लोग, कोई किसी को पता चला ये, उन्होंने मुझे बुलाया, मेरी क्लासरूम में थोड़ा शेयर करो। तो उनकी क्लासरूम साइकोलॉजी की क्लास थी, वहां पे मैंने थोड़ा सा शेयर किया, दिस इज अर्ली डेज ऑफ मंजिल। मैंने थोड़ा सा बताया कि हम इस तरीके से कर रहे हैं। तो एक वहां की अलुमनाई थी, एक लड़की थी, 2 साल पहले या 1 साल पहले उसने कंप्लीट किया था। वो मुझे बोली कि अब मैं आके देखना चाहूंगी, बिकॉज मैं एजुकेशन में थोड़ा स्टडी कर रही हूँ। तो मैंने कहा आ जाओ हमारी इंग्लिश क्लास में, आ जाओ, और थोड़ा सा उनसे इंग्लिश में बात भी करना, उनके लिए भी एक अच्छा होगा, कोई नया है। तो तब तक हमारे बच्चे थोड़े से इंटरैक्टिव हो गए थे। शुरू में बच्चे ना, हम बच्चों को बहुत दबाते हैं, उनको सवाल ही नहीं पूछने देते, बात ही नहीं करने देते, चुप कराते रहते। तो हमारे मंजिल में ऐसा नहीं था। तो उन्होंने उनसे पूछा कि दीदी आप क्या करते हो, आपकी हॉबीज क्या बताओ? तो बोली मैं क्लासिकल म्यूजिक सीखती हूँ। बोले अच्छा, हमें भी सिखाओ। तो बोली कि लेकिन मैं तो खुद सीख रही हूँ, मैं कैसे सिखा सकती हूँ? बोले आपकी क्लास कब होती है? वेडनेसडे के वेडनेसडे। आप थर्सडे के थर्सडे यहाँ जाओ, जो उस दिन सीखा अगले दिन सिखा दो। तो क्या आप कर सकते हो जो मंजिल का था, उन्होंने उनको सिखा दिया। उसको तो आइडिया बड़ा अच्छा लगा। तो वो 1 साल तक एवरी थर्सडे आती रही और बच्चे उससे सीखते रहे। उसके बाद वो नहीं आई, उसने रोक दिया। लेकिन हमने कहा कि कोई बात नहीं, टीचर चले गए लेकिन टीचर यहां तैयार हो गए, आप और बच्चों को सिखाओ। तो इस तरह म्यूजिक शुरू हुआ, ऐसे ही डांस शुरू हुआ, ऐसे ही फिल्म मेकिंग शुरू हुआ, ऐसे ही थिएटर शुरू हुआ, और फिर वो स्थायी हो गया क्योंकि और बच्चे मिलते रहे, वो आगे सिखाते रहे। हमारे यहाँ तो ये है कि अगर आप एज अ टीचर अपने स्टूडेंट में से एक टीचर नहीं बना सकते तो आप अच्छे टीचर नहीं हो। अपनी जॉब, अपने आप को रिडंडेंट बनाओ, अपने आप को जॉबलेस बनाओ, तो आप बहुत अच्छे टीचर हो, और आपको और काम मिल जाएगा। आप मेंटोर टीचर बन जाओ, टीचर के मेंटोर। और इस तरीके की ये हमारी श्रृंखला चलती चली है। इस समय हमारे 30 टीचर्स हैं, सारे स्टूडेंट्स ही हैं। पीयर लर्निंग का मॉडल है, एक दूसरे को सिखाते हैं, और वॉलंटियर्स कोई आते हैं हम उनको भी वेलकम करते हैं, तो उससे भी सीखते हैं। सर अभी एक मूवी आई ओ माय गॉड 2,
जो सेक्स एजुकेशन पर थी उस पर काफ़ी बॉयकॉट की बात हुई और सेंसर हो गए, कई सारे सीन्स काट दिए गए, ए सर्टिफिकेट के साथ वो रिलीज़ हुई। तो उसका पूरा कोर्ट रूम ड्रामा इसी चीज़ पर था कि स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो इस पर आप क्या सोचते हैं कि स्कूल में 14, 15, 16, 17 की एज तक स्टूडेंट्स को सेक्स एजुकेशन के बारे में बताया जाना चाहिए क्या, और क्या कोई सही लैंग्वेज है उसको बताने की, उनको पढ़ाने की स्कूल में, कि कोई गलत मैसेज ना चला जाए? मैंने फिल्म तो देखी नहीं है, लेकिन देखिए हमारे यहाँ एक अगेन कहीं सामाजिक एक समस्या ये है जो मुझे दिखती है कि अगर उस चीज़ की बात नहीं हो रही तो हम कहते हैं सब ठीक है, राइट? लेकिन उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है ना। लोग जैसे कहते हैं कि मैं इनके सामने सिगरेट नहीं पीऊंगा क्योंकि ये मेरा उनको इज्जत देने का तरीका है। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर आप सिगरेट पीते हो तो फिर मेरे सामने भी हो ना। मेरी इज्जत तब है कि आप मेरे सामने सच्चे हो। मेरे सामने छुपा के कुछ और दिखा रहे हो तो आप मेरी इज्जत नहीं कर रहे। मतलब आप तो ये कह रहे हो कि ये समझ नहीं सकते कि रियलिटी क्या है, इनको तो आंख में धूल झोंको। मैं तो उसको अलग नजरिए से देखता हूं। लेकिन यहां पे कुछ ऐसा हमारा मानना है कि वो चीज हटा दे। अब ये एजुकेशन या मिस एजुकेशन तो हमारे चारों तरफ है, हमारे अब तो मोबाइल में है। तो इसको ये कहना कि ये ना हो, उसमें मुझे तो कोई सेंस समझ नहीं आती। उसको अच्छे तरीके से करें वो बेटर है। आइडियली तो ये घर में होना चाहिए। फादर मेरी बेटी सिर्फ 2.5 साल की है, लेकिन मैं चाहूंगा हमारा ऐसा रिश्ता हो कि मैं उसको बता सकूं जब वो वक्त आए। मैं तो टीचर पे भी डिपेंड नहीं करूंगा, पता नहीं वो क्या चीजें बताएंगी, उनके अपने बायस हो सकते हैं, राइट? तो मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है। अब वो कौन करे, वो किस तरीके से हो, वो एक और चीज है। उसको सेंसिटिव तरीके से करना होगा। तो करने वाले को अपने बायसेस को पहचानना होगा। जस्ट बिकॉज मैं एज में बड़ा हूं और मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ी है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बायस नहीं है। ऑल ऑफ अस अ कंडीशन, बुद्ध ने हमें सिखाया। डीकंडीशन करना हमने अपने आप को, अनलर्निंग, तो वो नेसेसरी है, बट इट शुड बी डन मेरे हिसाब से। सर, जब 12th के आसपास जब अडल्ट होने लगते हैं लोग, बच्चे, तो जो बहस चलती है और जो भंवर जाल है वो 3 चीज़ों के बीच में होता है कि हम किसी कौशल के पीछे भागें, जो पारंपरिक हमारी स्किल्स हैं। कोई घर में कोई लोहार है, लोहे का काम करता है, सोने का काम करता है, या घर में कोई काम होते आ रहा है, या किसी आर्ट को परसू करें, हम गाते अच्छा हैं, हम लिखते अच्छा हैं, या फिर औपचारिक जो शिक्षा है, जो फॉर्मल एजुकेशन है, उसी ट्रेंड पे जो भी चल रहा है उस वक्त, वो इंजीनियरिंग का हो सकता है, कुछ नया हो सकता है। ये एक कन्फ्यूज़न होता है इन तीनों चीज़ों के बीच में। तो बहुत क्रिस्प अगर हम 4-5 चीज़ें किसी बच्चे को बतानी हो कि भाई तुम इन पैरामीटर्स के आधार पे तय कर सकते हो कि तुम्हें अपने कौशल को आगे, जो घर पे चल रहा है, पापा की सुनार की दुकान है, उसको परस्यू करना है, कि तुम्हें अपना गाना अच्छा करना है, रियाज करना शुरू कर देना चाहिए, कॉम्पिटिशन्स में जाना चाहिए, या फिर तुम्हें फॉर्मल एजुकेशन, तुम्हें बीटेक करना है, फिर MBA करना है, फिर नौकरी करनी है, या एंटरप्रेन्योरशिप करनी है। क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं इन तीनों चीज़ों में डिफरेंशिएट करके उसे एक सही रास्ता देने में? जैसे मैं इसमें एक सप्लीमेंट्री सवाल जोड़ देता हूँ। यू हैड दिस एश्योरेंस कि यार मैंने MBA किया है, बहुत अच्छे संस्थान से किया है, तो मैं 8 महीने नौकरी करूंगा तो 8 साल का गुजारा बिफोर स्टार्टिंग मंजिल। ये आपकी थ्योरी थी, राइट? तो हम सबको ये लगता है कि यस वी वांट टू चेज आवर ड्रीम्स, पर एक सर्टेन सेंस ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। और ये सर्टेन सेंस ही और पार कर देता है फिर सारे फैसलों को, और वही फिर इकलौता फैक्टर बन जाता है हर चीज़ को करने का। बिल्कुल। सो हाउ टू डील विद इट? तो ये मेरा बड़ा प्रिविलेज है जो मैं उस समय रियलाइज़ नहीं करता था। ये सच्ची बात है, क्योंकि मुझे लगता था मैं अपने फादर से पैसे नहीं ले रहा, राइट? मेरे फादर के पास पैसे हैं लेकिन मैं ले नहीं रहा, तो मैं भी इक्वल हो गया सबसे। लेकिन बहुत फ़र्क है जो मेरे को मंजिल के बच्चों के साथ समझ में आया, क्योंकि मेरे 12वीं पास करते हुए ऐसे बच्चे मेरे पास रहे हैं जिनके फादर ने उनको ये कहा कि बेटा तुझे मैंने 12th पढ़ा दिया, ठीक है, तेरे 2 छोटे छोटे भाई हैं, तेरी माँ भी है, अब तू इनको संभाल, मैं रिटायर। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे आके बोला, और जिस तरीके से बोला वो ऑलमोस्ट शेक कर रहा था गुस्से में कि मैं तो अभी 17 साल का हूं और मेरे पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे फादर ने डाल दी। ये तो चलो ठीक है, उन्होंने थोड़ा वो भाग गए मैदान से, लेकिन ऐसे भी केसेस हैं जहां जरूरत है कि बच्चा 12वीं हो गया अब तू कमा, ऐसे भी हमारे यहाँ केसेस हैं, राइट? तो ये डेफिनेटली मेरा एक प्रिविलेज था जिसके प्रति मैं अनभिज्ञ था, राइट? तो मैं ये कर पाया। लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा बोलूंगा कि मेरे को 2 चीजें अपने फादर से विरासत में मिली। एक तो जो
फाइनेंशियल सिक्योरिटी है वो मिली है, लेकिन उसके साथ एक ये भी मिली है कम ज़रूरतें। तो ये दोनों जब कॉम्बिनेशन में आते हैं तो इनको फिर कोई तोड़ नहीं सकता। तो वो मेरी कॉम्बिनेशन मेरा वर्क कर रहा है। अगर मेरे पास वो कम ज़रूरतें वाला विरासत में नहीं मिला होता, मेरे फादर बहुत सिंपल थे और मैंने कभी भी उनको कोई शौक पूरा करते हुए नहीं देखा। काम पूरा मेहनत से और घर आके बस और कुछ दोस्तों से मिलना, बड़ा उनका एक छोटी सी सीमित जिंदगी और इसी में बहुत खुश है ना। जैसे एक सिद्धार्थ करके मैंने किताब पढ़ी हरमन हेस की, जी बहुत अच्छी किताब। जो एंड में वो करता ना कि मैं सिर्फ एक केवैया हूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए, सारा घूम फिर के उसको वो एक साधे सब साधे सब साधे एक जाए, वो वाली बात मैंने अपने फादर को जीते हुए देखी है, राइट। तो वो मेरे अंदर कहीं मुझे लगता है उसका कुछ ना कुछ, तो उसकी बड़ी पावर है। और वो पावर पे मैं ये सब जो कर पाया हूँ कि मैंने कोई सैलरी नहीं ड्रॉ करी मंजिल से, 14 साल तुमने फंड रेज भी नहीं किया, वो सब इन दो कॉम्बिनेशन से। नहीं तो वो पैसे भी कम है, कोई भी कितने भी आ जाए वो कम है, नहीं तो लोग दौड़ में लगे हुए नहीं है, कितने लोग कितना कमा रहे लेकिन और कमाना है जी, कमी नहीं है। तो एक ये है। लेकिन मैंने एक चीज जो ये नोटिस करी मंजिल में कि, और ये पिछले 7-8 सालों में ही मैंने नोटिस, हो तो पहले से रहा था लेकिन 7-8 साल पहले मैंने नोटिस किया कि यहाँ के कई बच्चे जिनकी आर्थिक स्थिति कोई बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, वो अपने अपने मतलब एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, अपने अपने एंटरप्राइज खोल रहे हैं। तो मुझे एक्चुअली मेरे एक दोस्त ने इस तरफ इशारा किया, तू देख तो सही इस तरफ ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं अगर मुझे कुछ एंटरप्राइज करना है तो मुझे तो कुछ कैपिटल होना चाहिए, पूंजी होनी चाहिए, मेरा बैक अच्छा होगा फाइनेंशियल, तब मैं कर सकता हूं। ये कैसे कर रहे हैं। तो वो हुआ क्या, मैंने जो नोटिस किया कि उनको एक तो पैशन मिला अपना जिसमें हार्डवर्क नहीं लगता, दूसरा उनको ऐसे दोस्त मिले जिनके लिए वही उनको करना है। तो एक दूसरे के साथ की बहुत पावर होती है, 1 और 1 11 ऐसे ही नहीं बोला गया, लेकिन जेन्युइन दोस्त होने चाहिए। हमारे यहां दोस्ती भी बहुत शैलो होती है, राइट। हम अपने दोस्त का ही मजाक उड़ा रहे होते हैं। मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को बचपन में अपने दिल की जो अजीब अजीब बातें थी बोल ही नहीं पाता था, मैं कहता ही नहीं था, मुझे लगता था ये हंसेगा, 2 लोग हंसे, और कहने को बेस्ट फ्रेंड है। तो इस पे भी हमें थोड़ा सोचना चाहिए, हमारे कितने रियली क्लोज फ्रेंड है। लोग घबराते हैं अपनी रियल सच्चाई खोलने में, अपने सीक्रेट शेयर करने में, राइट। तो ये इस तरीके के ग्रुप्स यहां बने, उसमें से एक ग्रुप यहां मौजूद है, मंजिल मिस्टिक्स, जो एक मंजिल से एक बैंड निकला। बैंड ही नहीं, मैं ये बताना चाह रहा हूं क्योंकि आप तो उनको एज अ बैंड ही जानते हैं। सब सरकारी स्कूल के, उन्होंने ये सोचा कि हमको म्यूजिक मिला मंजिल में आके, लेकिन मंजिल तो एक जगह पे चल रहा है, जो आगे आ गया बहुत लोगों को तो मिल नहीं रहा। जो आपने थोड़ी देर पहले बात करी, ये हम तो एक बूंद की तरह है इतने बड़े महासागर में, महासागर है देश। तो हम क्यों ना और बच्चों तक, सरकारी स्कूलों तक जाए। दे गोइंग टू 50 गवर्नमेंट स्कूल्स टुडे, और तक पहुंचना चाहते हैं यही चीज वहां ले जाकर, राइट। तो और उन्होंने एक फाउंडेशन सेटअप करी। उनकी फाउंडेशन का बजट शायद दुगना है या तिगना है, आई डोंट नो, 3 गुना है हमारे बजट से। एंड दैट्स वो कहते हैं ना कि अगर आपका बेटा या आपका स्टूडेंट आपसे आगे निकल जाए तो ये एक फख्र की बात है ना। तो मैं वही एक्सपीरियंस करता हूं उनके साथ कि दे आर बेटर फंड रेजर्स देन मी, दे कैन डू मोर। मैं कोई ऐसा देखता हूं ये अपॉर्चुनिटी आ रही, मुझे लगता है मेरे से होगा नहीं, ये तो बहुत बड़ी है। ये बड़े धड़ल्ले से कहते हैं करेंगे, लाओ सामने। तो ये इस टाइप की चीज कैसे होती है कि लोगों को अगर एक कॉन्फिडेंस मिलता है, एक दूसरे का साथ मिलता है, एक इंकरेजिंग स्पेस मिलती है, आई थिंक वो रिक्वायर्ड है। बच्चों में कोई कमी नहीं है, बीज में कमी नहीं है, मिट्टी की कमी है। ये जो अडल्ट्स है ना, हमको थोड़ा सा अपने आप को सुधारना पड़ेगा, और चाहे वो एजुकेशन में है चाहे वो नहीं है। एक और चीज मैं हमेशा बोलता हूं, वी आर ऑल टीचर्स। हम जाने अनजाने हम सब टीचर है, क्योंकि हमारे आसपास जो कम एक्सपीरियंस लोग हैं हमसे, दे आर पिकिंग अप मेनी थिंग्स फ्रॉम अस। छोटी छोटी चीजें वो नोटिस कर रहे हैं। तो लेट अस पे अटेंशन टू हर चीज जो हम कर रहे हैं, उसको अच्छे से करें। अपने लर्निंग पाथ पे रहेंगे तो बहुत सारे लोग हमसे इंस्पायर होंगे और वो बहुत कुछ कर पाएंगे। और मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसे डिसीजन लेनी चाहिए जो आप सवाल पूछ रहे थे कि किसी एक्सटर्नल पैरामीटर से। दिस इज रियली डिपेंडेंट ऑन हु आई एम। शायद मैं बिजनेस में पूरा फेलियर होता, लेकिन मुझे मेरी मंजिल मिल गई क्योंकि थैंकफुली क्योंकि एक्सपेरिमेंट किया। तो एक्सपेरिमेंटेशन जरूर करना चाहिए, और पहले 12 साल में हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो बाकी जो 3 साल ग्रेजुएशन के उसमें तो जरूर ही करें। मैं उनको 3 गोल्डन ईयर्स कहता हूं। यस, आखिरी सवाल। हेलो सर, अभी आपने बोला वी आर ऑल टीचर्स,
लेकिन हमारी कंट्री में एक डाइकोटॉमी देखने को मिलती है। नॉर्थ में क्या ऐसा ट्रेंड होता है कि हर घर में कि टीचर बन जाओ आप, आपको एक सरकारी नौकरी मिल गई, और ये भी देखा जाता है कि वो टीचर्स पढ़ाने भी नहीं आते हैं प्राइमरी स्कूल्स में। वहीं साउथ में ऐसा होता है कि अगर कोई टीचर पढ़ाने नहीं गया उसको मार दिया जाता है, ठीक है। तो ये पॉलिसी के लेवल पे और उसका मतलब बनाने और बाद में इम्प्लीमेंटेशन करने की बात आएगी, वो फेलियर वहाँ पे का। जैसे आपने बोला कि आपको मैथ्स पढ़ाना अच्छा लगता था, तो वो एक डेडिकेशन के साथ आप पढ़ाओगे। हाँ, जब यहाँ पे डेडिकेशन ही नहीं है, आप सिर्फ वो पैसे के लिए कर रहे हो या एक सिक्योरिटी के लिए कर रहे हो कि मेरा जीवन सिक्योर हो जाएगा, तो आप पढ़ाने नहीं जाओगे, आपको इंटरेस्ट ही नहीं होगा सब्जेक्ट में। तो कहीं ना कहीं वो तो बच्चों के साथ खिलवाड़ है। तो पॉलिसी के लेवल पे फेलियर मतलब कैसे है वो, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। वाई कांट वी हैव IITs एंड IIMs लाइक इंस्टीट्यूशन टू ट्रेन आवर टीचर्स। मतलब कि लबासना से आप अगर आप IAS IPS निकाल लो, मैनेजर्स निकाल लो IIM से, तो ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जहाँ पे आप टीचर्स को ट्रेन करके अच्छे टीचर निकाल लो। आप क्या कहेंगे? मैं ना आर्मी का एग्जाम्पल लेना चाहूँगा। देश के लिए लड़ना और अपनी जान दे देना। अगर कोई कहे कि आर्मी को कैंटीन है, बहुत सारी सहूलियतें हैं, सैलरी अच्छी मिलती है, तो वो इनफ होगा क्या? लोगों का आर्मी ज्वाइन करना और देश के लिए अपनी जान देना, वो इनफ नहीं होता। तो पॉलिसी से हम ट्रेनिंग कर सकते हैं, वैसे इंस्टीट्यूट बना सकते हैं, लेकिन अगर सोसाइटी में हर सोसाइटी में ना एक कुछ वैल्यूज़ होती हैं। अगर सोसाइटी में वैल्यू ही यही है कि मुझे टीचर इसलिए बनना है क्योंकि ये एक सिक्योर्ड सरकारी जॉब है, तो रॉन्ग रीजन टू बी अ टीचर। इसको कैसे बदलेंगे? हमको वो लोग चाहिए टीचिंग में आए जो हु एंजॉय द कंपनी ऑफ चिल्ड्रन, जो उनकी ग्रोथ देख के उनको मजा आए, और ग्रोथ सब्जेक्ट में ही नहीं। मतलब मेरे लिए एक बड़ा अहमियत वाला सवाल ये है कि एज अ टीचर, मैं हर टीचर से पूछता हूं, आप अपने स्टूडेंट में क्या देखना चाहते हैं जो आपके सब्जेक्ट से उसका कुछ लेना देना नहीं है। ये मुझे बताता है कि वो एज अ टीचर कितना उससे पैशनेटली जुड़ा हुआ है। सो पैशनेट टू बी अ टीचर वाले लोग इस लाइन में आए, दैट इज द रिक्वायरमेंट। उसके लिए हमारा समाज का नैरेटिव बदलना होगा, डायलॉग बदलना होगा। इट कांट बी डन जस्ट बाय अ पॉलिसी, इट हैज टू बी चेंज बाय प्रैक्टिस। हमारा जो अभ्यास है वो बदलना होगा। तो मतलब इस तरीके से इंस्पायर करना लोगों को, ट्राई टू बी अ मंजिल से बहुत सारे लोग टीचर ने, लेकिन वही है ना कि जो हमारा स्कोप है वो बहुत छोटा है, देश बहुत बड़ा है, इसको मल्टीप्लाई कैसे करें। तो उसमें मैं एक आपसे एक लाइन शेयर करना चाहूँगा जो मुझे कॉन्स्टेंट स्ट्रेंथ देती है। नहीं तो कई बार लगता है कि हम तो इतने छोटे से, वहाँ तो इतनी बड़ी चीज़ उसके अगेंस्ट जा रही है, क्या होगा इस छोटे से टापू का जब इतना बड़ा सागर उसको हड़पने को तैयार है। तो मैं एक ही चीज़ याद करता हूँ कि ह्यूमन बीइंग मशीन जैसा नहीं है। सोल पावर जो है वो किस तरीके से कॉन्शियसनेस एक्सपैंड होती है उसको पकड़ता है बात। कि अगर आपको कोई कहे कि इस संतरे में कितने बीज हैं संतरे के, और आपको गिनना है या आपको एक काम दिया गया है, तो आप उस संतरे को खोलेंगे और अच्छे से ध्यान से देखेंगे तो आप गिन सकते हैं कि इसमें 5 है, 6 है, 8 है, 20 है। कोई छोटा सा भी होगा, बड़े ध्यान से करेंगे सब पकड़ लेंगे, तो आप गिन सकते हैं। लेकिन एक बीज के अंदर कितने संतरे विद्यमान हैं ये आप कभी गिन ही नहीं सकते। इम्पॉसिबल। सो ट्रू। हमने सोशल मीडिया पर भी कार्ड पोस्ट किया था कि आप आ रहे हैं, और बहुत यंग तस्वीर पोस्ट कर दी थी इन योर ओन वर्ड्स। तो उसमें से हमने 5 सवाल शॉर्टलिस्ट किए हैं। कृष्णा और प्रतिभा, इन दोनों के सवाल एनजीओ से जुड़े हैं, तो मैंने क्लब कर दिया है। कृष्णा कह रहे हैं कि FCRA आने के बाद क्या एनजीओ फंडिंग पर असर पड़ा है? एनजीओ वाले इसमें क्या कोई संशोधन चाहते हैं? और प्रतिभा का सवाल है कि एनजीओ कैसे शुरू करना चाहिए, क्या एक अकेला इंसान भी शुरू कर सकता है, और इसे चलाने के लिए किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? तो FCRA तो एक एक्स्ट्रा कंप्लायंस, और फिर उसमें भी और बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या होता है ना कि हम जो काम कर रहे हैं और जितने कंप्लायंस आएंगे तो हमारा अटेंशन उसमें डाइवर्ट होगा, बस वही है। बाकी अगर आप ठीक काम कर रहे हैं तो उससे आपको ऐसा कोई फर्क पड़ता नहीं है, जस्ट आपका टाइम उसमें थोड़ा वेस्ट होता है, यही कहूँगा। बाकी दूसरी चीज़ ये भी है कि FCRA मिलने ईजी नहीं है। जैसे नए ऑर्गेनाइजेशन को, अब यह मंजिल मिस्टिक्स ही है, वो लोग अप्लाई करने वाले हैं। अब उनको पता है कि 2 साल तक कुछ नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा वहाँ क्या चल रहा है, कितनी देर है।
एक बड़ी ओपेकनेस है हमारे पूरे गवर्नेंस में। ट्रांसपेरेंसी और क्विक ट्रांसपेरेंसी, क्विकनेस नहीं है, कोई उसको वैल्यू नहीं करता। कोई नया ऑफिसर आ जाएगा तो पहले उसको 2 महीने सेटल डाउन होने में लगे तो सब काम रुक जाएंगे। सिस्टेमिकली हम अपने गवर्नेंस को कुछ बहुत अच्छा ठीक नहीं कर पाए हैं। प्रयास जारी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस पे थोड़ा और ध्यान देना चाहिए। सी, गवर्नमेंट इज एन इनेबलर, गवर्नमेंट इज इनेबलर एंड डूअर दोनों। सरकारी स्कूल चला रहे हैं तो डूअर है, हम जैसे लोगों के लिए वो इनेबलर है। तो उनको दोनों रोल्स को बड़े ध्यान से देखना चाहिए। इनेबलर को रियली इनेबलर होना चाहिए, जो गलत कर रहे हैं उनको रोकना चाहिए, लेकिन अननेसेसरी ब्यूरोक्रेटिक लाल फीताशाही उसको कम करना चाहिए, सो दैट बिकॉज वी आर ऑल हैंड इन हैंड ना। ऐसा तो नहीं है कि हम कोई compete कर रहे हैं। एन एनजीओ कैन नेवर compete विद द गवर्नमेंट। क्या इतने सारे सरकारी स्कूल के हम चला सकते हैं? कभी नहीं। लेकिन ये भी गवर्नमेंट को पहचानना चाहिए, यही नहीं सोचना चाहिए बड़ा है छोटा है। हमारे यहाँ तो हमेशा ये कहा कि तलवार और सुई दोनों की वैल्यू है ना। जहां तलवार का काम है वो सुई काम नहीं कर सकती, जहां सुई काम तलवार नहीं कर सकती। तो लेट अस, वो पुरानी हमने कहानी नहीं पढ़ी थी कि हवा और आग के बीच, सूरज के बीच में लड़ाई होगी कि कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बेबुनियाद सवाल है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके के लैब एनजीओज बन सकते हैं वो एक बहुत बड़ा सिस्टम बन नहीं सकता। हम यहाँ पे जो लर्निंग कर रहे हैं दैट कैन बी टेकन टू स्कूल्स। तो हमको एक दूसरे को एज पार्टनर्स देखना है। तो वो कभी कभी लगता है कि ऐसा है नहीं, सरकार में उनको बस यही डर है कि ये कुछ गलत तो नहीं करेगा, तो इतना ज्यादा वो बैरियर्स बनाते हैं कि जो अच्छा काम करने वाले वो भी बेचारे पिस जाते हैं, उसमें कॉस्ट बढ़ जाता है। तो ये एक बात है। दूसरा क्या, एनजीओ कोई भी खोल सकता है, उसमें कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं है। मेन प्रॉब्लम जो लोगों को ये आती है कि हाउ डू आई फाइंड रिसोर्सेज टू रन इट। तो मैं उनको यही कहूंगा कि आप कम रिसोर्स, जैसे कहते हैं ना ये बड़ा रिसोर्सफुल है, उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब है कि बहुत कम था, उससे ही बहुत निकाल लिया। इसका मतलब ये नहीं होता कि इसका बहुत था। तो कम से कैसे आप कर सकते हैं, क्रिएटिव रहना चाहिए। वो मैं अपने बच्चों में भी डेवलप करने की कोशिश करता हूँ। एक बार मेरे पास आए और बोले भैया हम चेस कंपटीशन करना चाहते हैं। मैंने कहा करें भैया, हमारे पास ना चेस बोर्ड्स और वो चाहिए कुछ 5-6 और चेस की गोटियां चाहिए, तो पैसे उसके। मैंने कहा अच्छा कहाँ से आएंगे, सोचो। अब ये तो बहुत कम खर्चा है, मैं इजीली कह सकता था ये लो पैसे, करो, रुको मत। लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा नहीं है जब बच्चे सीख रहे हैं। ज्यादा बेटर ये है कि हम उन्हीं से पूछे क्या करें, उस तरीके से कुछ नया निकल के आएगा। तो वो दोबारा आए नहीं, मैं भी थोड़ा भूल गया। 4 दिन बाद 5 दिन बाद क्या देखता हूँ, उन्होंने पुरानी अपनी जो कॉपियां होती है ना, रजिस्टर, उसके जो गत्ते हैं उसके ऊपर कागज चिपका के अपने 64 स्क्वायर बनाए और काला सफेद करके रेडी, बोर्ड तो रेडी, पीसेस और ले आए। अब ये क्रिएटिविटी कहां से उभर के आई? क्योंकि रिसोर्सेज पहले से नहीं थे। मेरे प्रोफेसर की मैंने पहले जिक्र किया, प्रोफेसर अनिल गुप्ता, वो एक बड़ी खूबसूरत चीज करते हैं। वो शोध यात्रा करते हैं साल में 2 बार। गर्मियों में 15 दिन, मतलब 10 दिन, 7 दिन, 15 दिन किसी गांव में पैदल चलते हुए जाना, गांव के कुछ क्षेत्र में, और वहां के इनोवेशंस ढूंढना। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन सेटअप करने भी उनका योगदान रहा है, सृष्टि, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने करी है। और ये जो वो करते हैं कि समर में वो जाएंगे ऐसी जगह जहां गर्मी बहुत पड़ती है, और विंटर में वहां जाएंगे जहां सर्दी बहुत पड़ती है। तो किसी ने उनसे पूछा कि आप ये क्यों करते हैं, ऑपोजिट क्यों नहीं करते? पहाड़ में अगर जा रहे हैं तो आप समर में जाइए, मजा भी आएगा थोड़ा। कहते कि जितनी ब्लीक सिचुएशन होती है उतने इनोवेशन ज्यादा होते हैं। तो मैं तो इनोवेशन ढूंढने जा रहा हूं, तो मैं तो ब्लीक में जाऊंगा। एक किताब मैंने बड़ी खूबसूरत पढ़ी थी, अनुपम मिश्र की लिखी हुई, आज भी खरे हैं तालाब जी, आपने शायद पढ़ी हो। उसमें उन्होंने ये किताब लिखने के बाद एक और किताब लिखी, राजस्थान की रजत बूंदे, क्योंकि उन्होंने पूरे इंडिया के पानी को संजोने के तरीकों के ऊपर ये किताब लिखी थी रिसर्च करके, और ऑलमोस्ट पोएट्री है, मुझे तो ये लगा। और उन्होंने जब राजस्थान की रजत बूंदे क्यों लिखी, क्योंकि उन्होंने ये देखा कि शायद पानी को संजोने के, जो नेचर दे रहा है उसको संजोने के सबसे ज्यादा तरीके राजस्थान में है, क्योंकि पानी की सबसे ज्यादा कीमत है, क्योंकि सबसे ज्यादा वो शॉर्टेज में है। तो ये एक रिसोर्सफुल अगर हम अपना माइंडसेट रखें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, और फिर फंड्स आ जाते हैं। मेरे केस में तो क्या हुआ कि 14 साल तक तो मैं लोगों को ना करता रहा कि मुझे पैसे नहीं चाहिए। मुझे थोड़ा सा ये भी उसमें घमंड भी था, सच बताओ तो, कि ये सारे मेरे जो दोस्त IIM के पढ़े हुए वो सोचे कि हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो मैं तेरी कैसे सपोर्ट कर सकता हूँ? मैं कहता टाइम है तुम्हारे पास? है टाइम तुम्हारे पास? टाइम तो होता नहीं था उनके पास। तो टाइम नहीं है तो तुम मेरे लिए बेकार हो। ऐसा करने में मुझे मजा आता था। अब मुझे बाद में रियलाइज हुआ मेरा घमंड बोल रहा था। हर तरीके की जरूरत है, लोग अलग अलग तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं। फंड्स की भी बहुत वैल्यू है, आज मैं ज्यादा कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ फंड्स। तो ये मेरा पहले शुरू में रहा।
लेकिन उसका एडवांटेज एक क्या रहा, क्योंकि मैं फंड्स के पीछे भागा नहीं, कि जब जरूरत पड़नी शुरू हुई, और जरूरत भी क्यों पड़ी कि मेरे अपने स्टूडेंट्स जो सिखा रहे थे धीरे धीरे मंजिल से बाहर जा रहे थे। क्यों? जॉब चाहिए, उनको तो चाहिए जॉब, चाहिए तो कहां करोगे जॉब? कॉल सेंटर में अच्छी सैलरी मिल रही है, कॉल सेंटर में जा रहे हो, लेकिन कॉल सेंटर तुम्हारे अंदर तो इतनी संवेदनशीलता बढ़ गई है, और व्यक्तियों के प्रति कैसे सिखाना है, कैसे उनको पोषण देना है, अपने से यंगर लोगों को। तुम कॉल सेंटर में तो सिर्फ तुम्हारी इंग्लिश के लिए माइनिंग चल रही है वहां पे। मैं उसका एनालॉजी वही बनाता हूँ, एक माइनर क्या देखता है, एक कंपनी जो माइनिंग से कोयले तक पहुंचना चाहती है, और एक भरा पूरा एक इतना सुंदर जंगल है, कितने लोग उसमें जीव जंतु भी और इंसान भी जी रहे हैं, लेकिन उसको एक ही चीज नजर आ रही, बाकी सब कुछ नहीं नजर आ रहा, कि उस जंगल के नीचे जो तेल है, जो कोयला, मुझे वो चाहिए, तो वो जाके सब विध्वंस कर दो और वो तेल तक पहुंच जाओ, और उसकी वैल्यू मार्केट में। मार्केट बहुत गलत सिग्नल्स देती है। मार्केट के सिग्नल, सबसे बड़ा मार्केट फेलियर जो हम वर्ल्ड वाइड आज फेस कर रहे हैं वो क्लाइमेट चेंज है। मार्केट का कोई सॉल्यूशन उसको सॉल्व नहीं कर सकता, राइट? तो ये माइनिंग मैंने देखी कॉल सेंटर की, मुझे लगा कि यार मैं इसको रोकना चाहता हूं, लेकिन मैं उनको पैसे नहीं दूंगा तो रुक नहीं सकते। हमारा मेन जो खर्चा है वो सैलरीज में जाता है। पूरा मंजिल जो है मंजिलियंस ही चलाते हैं, हमारे पुराने स्टूडेंट्स, हमारे नए स्टूडेंट्स, कॉन्स्टेंटली हम उनको ये लेवल ऑफ लर्निंग का भी मौका देते हैं। और मुझे लगता है कि जब पैसों की जरूरत महसूस हुई तो वही लोग जिनको मैं ना कह रहा था वो सब तैयार थे। एटलीस्ट एक बहुत गहरा ट्रस्ट था कि ऐसे ही पैसे नहीं लेगा, उनको बड़े ध्यान से खर्चेगा। तो यही मैं सजेशन दूंगा। सॉरी, आपके एक क्वेश्चन पे ही मैंने बहुत देर बोल दिया। और मैं ये सोच रहा था इसको देख के कि इस एक जवाब ने लगभग सारे सवाल कवर भी कर लिए हैं। ओके, फिर अच्छा है ना? हाँ, तो आपने ज्यादा नहीं बोला। तो मैं बहुत गिल्टी फील कर रहा। नहीं, बिल्कुल गिल्टी मत फील करिए। बस एक कुशेई का सवाल है और ज़रूरी सवाल है कि ज़रूरतमंद लोग आपसे और आपके सिस्टम से कैसे संपर्क कर सकते हैं। और इसी में मैं ये सवाल जोड़ देता हूँ कि अगर कोई फ़र्ज़ करिए कि मंजिल में ट्रेन हुआ बच्चा है और उसको कॉल सेंटर में 30,000 40,000 की नौकरी मिल रही है, ठीक, एक लमसम, और कोई चाहे कि दूरस्थ गांव में कि साहब हम मंजिल जैसा प्रयोग करना चाहते हैं, क्या आप अपने एजुकेटर को भेज सकते हो? हम उसको उतना ही पैसा दें, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा, वो वहीं गांव में रहे और उस गांव और आसपास के कई गांवों में इस तरह का प्रयोग करे। तो इस तरीके के अलग अलग जगह सेंटर, जहां फॉर एग्जांपल आई कैन बी द एनेबलर इन माय विलेज। तो हम लोग कर रहे हैं शिक्षा को लेकर प्रयोग, लेकिन आप लोग का इतना तजुर्बा है, अगर आपका एजुकेटर आएगा तो उसके पास ऑलरेडी वो अप्रोच है। तो अगर ऐसे लोग देश भर से आपसे संपर्क करना चाहें, विल यू बी विलिंग टू कोलैबोरेट, एंड इफ यस, हाउ शुड दे रीच आउट टू यू? कैसे आपसे संपर्क करें? बेस्ट है मेल लिखना, mail@manzil.in, mail@manzil.in, MANZIL, हाँ, जे नहीं। और डेफिनेटली जितना हमसे हो पाएगा, वी आर स्मॉल टीम ओनली, हम 12 लोग काम कर रहे हैं साथ में मिलके, पर हम स्मॉल इतने नहीं भी है क्योंकि हमारा पेड़ से अब थोड़ा सा जंगल बन गया है। तो हमारे सारे कनेक्टेड, बीज में कितने अमरूद हैं नहीं गिन सकते। बिल्कुल। चलिए, तो आखिरी में जिसका जिक्र हो रहा है बार बार, हम लोग मंजिल मिस्टिक के लोगों को बुलाते हैं ताकि म्यूजिकल कंक्लूजन हो इस पूरी बातचीत का। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। आपसे बातचीत करना हमारे लिए बहुत शिक्षाप्रद रहा। और जैसा आपने कहा कि टापू है या छोटे प्रयास हैं, लेकिन उन प्रयासों के बारे में हम लगातार बात करेंगे, तो जो कोई अपने अपने टापू में कोशिश कर रहा है उसको भी हिम्मत मिलेगी और एक दिन सबके बीच पुल भी बन जाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू। आइए भाई, ज्ञान के लिए लय का होना बहुत जरूरी है, इसीलिए पूर्वज जो शुरुआती ज्ञान लिख गए वो श्रुति में था, छंद में था, और इसीलिए शिक्षा पर, ज्ञान पर जो इतनी विस्तृत बातचीत हुई है उसका समापन हम लय में करेंगे, संगीत में करेंगे। तो आप लोगों के सामने प्रस्तुत है ये कमाल का बैंड। कितना कमाल का है, तो मुस्कुराते हुए 5 चेहरे। इनका नाम है मंजिल मिस्टिक। अगर आप इनसे संपर्क करना चाहें, हमारे सहयोगी हैं शाकिर जी, वो इनके ईमेल की पट्टी लगा दें नीचे। क्या बोलते हैं उसको? स्लग बोलते हैं ना, लोअर बैंड। तो आप मेल करके संपर्क कर सकते हैं। mail@manzil.in पर मेल नहीं करना है इन लोगों के लिए। इनका मैं परिचय करवा देता हूँ। ये लाभांश है, ये अनुराग हैं, ये शिवम हैं, ये रेशमा है और ये नीति हैं। और ये लोग कितने कमाल के लोग हैं, इसके लिए आपको मेरे किसी स्वर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनके स्वर और व्यंजन दोनों बहुत दुरुस्त हैं।
आवारगी का सफर है। आवारा मतलब जर्नली बोला जाता है वो जना जो अपना समय व्यर्थ कर रहा है, वेस्ट कर रहा है, पर हमारे लिए आवारा का मतलब कुछ और था। हर वो चीज़ जो मेरे को करने में अच्छी लगती है वो आवारगी है, और अपनी एक आवारगी की दौड़ है जिसके पीछे हम भागे चले जा रहे हैं, जो मेरे को खुश करती है। और मेरी खुशी एक ही तरह की है जिससे मैं खुश हूँ और मेरे आसपास सब खुश हैं। सबकी अपनी अपनी आवारगी है, कोई धर्म में आवारा है, कोई कर्म में आवारा है, कोई शिक्षा में आवारा है तो कोई संगीत में आवारा है। बाद में कबीर साहब कहते हैं कि शायद ये आवारगी की दौड़ में आपको जो मंजिल है वो नहीं मिलेगी, पर एवरेस्ट के चढ़ने के बाद लोग एवरेस्ट की ऊंचाई की कहानियाँ नहीं बताते, वहाँ तक चढ़ने के सफ़र की कहानियाँ बताते हैं। तो ये जो आवारगी की दौड़ है शायद आपको नहीं मिलेगी, और उस वक्त आपको क्या करना है, शब्दों को ध्यान से सुनिएगा कि क्या होता है कि हर जगह ढूंढने के बाद हम आखिरी में कहाँ ढूंढते हैं, और जब नहीं मिलता तो हमें क्या करना चाहिए। सुनिएगा, शब्दों को ध्यान से सुनिएगा। अंदर ढूंढा, बाहर ढूंढा, अंदर ढूंढा, बाहर ढूंढा, अंदर ढूंढा, बाहर ढूंढा, अंदर ढूंढा, ढूंढा ढूंढा, ढूंढ ढूंढ सब हारा, ढूंढ ढूंढ सब हारा। पर जरूरी क्या है? आवारा आवारा मेरे दिल आवारा, हमारा आवारा रहना जरूरी है। आवारा आवारा मेरे दिल आवारा आवारा। घूमे नगरी नगरी द्वारा द्वारा, घूमे नगरी नगरी द्वारा द्वारा, आवारा आवारा मेरे दिल आवारा आवारा।
तो हमें लगता है कि आवारा होना एक जर्नी है, पर हर जर्नी में एक जना आपको चाहिए होता है। हमारी जर्नी में रवि भैया मिले और हमें लगता है कि और हर जगह रवि भैया नहीं थे, तो वहाँ पर गांधी जी मिले, कबीर जी मिले, और पर इन तीनों में एक चीज़ कॉमन थी, ये सीधा सीधा कुछ नहीं बताते हैं। ये ना बस हम पूछने जाते थे कि भैया ये कैसे होगा, जैसे वो चेस वाली बात बताई ना, तो भैया बोलते थे देखो कैसे होगा। अब जैसे कबीर साहब का एक दोहा है, बड़ी अच्छी बात करता है लॉजिकल इलॉजिकल चीज़ों पे। वो कहता है रंगी को नारंगी कह दे, बड़े दूध को खोयो, चलती गाड़ी देख कर दियो कबीरो रोयो। मतलब ये सुन के हम रोने लग जाए, क्योंकि हमें पता नहीं इसका मतलब क्या है, पर इसको सुलझाते सुलझाते जैसे ज़िंदगी सुलझ जाती है। वो सफ़र हमने चुना। बतौर बैंड हम कबीर जी और गांधी जी को री इमेजिन करते हैं आज के युग के लिए, और उसके लिरिक्स को, उनके मैसेजेस को सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश करते हैं कि उसको मिट्टी से जोड़ के रखें। तो अगला जो गाना है उसका नाम है बुझनी बुझाए मोसे मोरा राम जी। तो हमें लगता है कि राम 2 अक्षरों से बना हुआ है, मतलब भगवान राम भी हैं, राजा राम भी हैं, और एक और राम है जिसके बारे में बहुत कम बातें होती हैं। मंजिल में राम बहुत फेमस है। राम 2 अक्षरों से बना हुआ है। रा मतलब रास्ता, माँ मतलब मन। हर वो चीज़ जो मन के खुशी तक आपको पहुंचा दे वो राम है। इनको गिटार में मिल जाता है, किन्हीं को मंजिल चलाने में मिल जाता है, हमें गाने में मिलता है, पर साथ ही साथ 3 लाख बच्चे जब हर हफ्ते 1 घंटा म्यूज़िक सीखते हैं तो हमें एक खुशी मिलती है। हमें 3 लाख बच्चों को हम अभी और हमारी कोशिश है कि अगले साल दिसंबर तक हम करीब 10 लाख बच्चों को, एक्सेसिबिलिटी की बात करी जाए, हम बोलते हैं कि हर घंटा, हर हफ्ते में 1 दिन 1 घंटा हर बच्चे को मिले। मतलब दैट्स द ड्यूरेशन ऑफ द म्यूजिक परफॉर्मेंसेज दैट वी डू ऑन स्टेज। तो अगर आप 1 घंटा हमें सुनते हैं, इसका मतलब उस 1 घंटे के शो के पैसों से हम 100 बच्चों को 1 साल तक म्यूज़िक का एक्सेस दे पाते हैं। सो अगर हम 3 लाख बोल रहे हैं तो इतने सारे लोग हमारे पास आ रहे हैं, हमें शोज़ दे रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। और वो कैसे हो रहे हैं, गा के बताते हैं। बुझनी बुझाए मोसे मोरा राम जी। आई होप सबको बुझनी का मतलब तो पता होगा। अगर नहीं पता तो बुझनी ईस्टर्न यूपी में पहेली को बोलते हैं। तो बुझनी बुझाए मोसे मोरा राम जी। राम जी राम जी राम जी राम जी राम जी राम जी। बुझनी बुझाए मोसे मोरा राम जी। राम जी राम जी राम जी। बुझनी बुझाए मोसे मोरा राम जी। राम जी राम जी राम जी। भेद बताए जग का, ओ भेद बताए जग का मुझसे मोरा राम जी। बुझनी बुझाए मोसे मोरा राम जी। बुझनी बुझाए मोसे मोरा राम जी। राम जी राम जी राम जी। राम जी राम जी राम जी। और ये राम जी, ये गुरु कहाँ मिलते हैं हमें, सुनिएगा। घट में वो है, घट के बाहर और है घट भी वो ही। जन्म वही, मृत्यु भी वो है और मरघट भी वो ही। घट में वो है, घट के बाहर और है घट भी वो ही। जन्म वही, मृत्यु भी वो है और मरघट भी वो ही। नदी वही है, धार वही है और है तट भी वही। नदी वही है, धार वही है और है तट भी वही। सब में होकर पीना है जो, सब में होकर पीना है जो, क्या है उसका नाम जी। बुझनी बुझाए मोसे मोरा राम जी। बुझनी बुझाए मोसे मोरा राम जी। सो ये राम जी कहाँ मिलते हैं?
मतलब हम कैसे सेलेक्ट करें अपने टीचर को। कबीर साहब कहते हैं कि उनका एक दोहा है टीचर्स को लेकर, वो कहते हैं कि आप मतलब वो पड़ी रहे मयान वाला दोहा आपने सुना होगा कि तलवार का असली काम और मयान का असली काम क्या होता है। मयान का अपना काम है, तलवार का अपना काम है। वो कहते हैं जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ी रहे मयान। हमारा गुरु कौन हो सकता है और कौन पापी है कौन पवित्र है, उसे सुनते हैं। शब्दों को सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा ये भजन। कहे कबीर सुनो भाई साधु, तू ही सबके भीतर, तो है सब जन एक समाना, पापी और पवित्र। कबीर सुनो भाई साधु, तू ही सबके भीतर, तो है सब जन एक समाना, पापी और पवित्र। जीवन के इस रंग मंच में हम सब एक चरित्र, जीवन के इस रंग मंच में हम सब एक चरित्र। ये बूझे ये बात से ये बूझे ये बात से फिर क्या इन सबसे काम जी, बुझनी बुझाए मुँह से मोरा राम जी, बुझनी बुझाए मुँह से मोरा राम जी। वेद बताए जग का, वेद बताए जग का, मुँह से मोरा राम जी, बुझनी बुझाए मुँह से मोरा राम जी, बुझनी बुझाए मुँह से मोरा राम जी। वेद बताए जग का, वेद बताए जग का, वेद बताए जग का, मुँह से मोरा राम जी, बुझनी बुझाए मुँह से मोरा राम जी, बुझनी बुझाए मुँह से मोरा राम जी। राम जी राम जी राम मोरा राम जी, राम जी राम जी राम मोरा राम जी, राम जी राम जी राम मोरा राम जी, राम जी राम जी राम मोरा राम जी। तो भैया हम कंफ्यूज हैं। लास्ट गाना आप हमें ऑप्शन दीजिए, हम बताएं। हाँ, तो आखिरी जो गाना है वो एक सॉफ्ट नंबर है जो कि बात करता है कि हमारी जिंदगी कितनी खूबसूरत है और कैसे हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इट्स कॉल्ड आओ हम ढूंढ ले जीवन के सातों रंग। इट्स एन ओरिजिनल सॉन्ग। और एक गाना थोड़ा फास्ट नंबर है, इट्स कॉल्ड वारी जाऊं रे, बलहारी जाऊं रे मारा सतगुरु आंगन आया मैं वारी जाऊं रे। ये एक कबीर भजन है। ठीक है। सो हमें लगता है कि हम सबकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और जो जिस इंद्रधनुषी रूपी ज़िंदगी की कल्पना हम करते हैं वो साथ रह के मिलेगी। अगर एक रंग दूसरे रंग से लड़ता ही रहे तो पता नहीं होगा क्या, पर इंद्रधनुष नहीं बनेगा और ये ज़िंदगी खूबसूरत नहीं बनेगी। हमें बस ये पता है। ये गाना पहला गाना था जो आज से 14 साल पहले हमें मिला और 14 साल से हम ये गाना गा रहे हैं और हमें बहुत खुशी मिलती है कि मतलब पिछले साल सिर्फ दिल्ली सरकारी स्कूलों की अगर बात करी जाए करीब 8000 बच्चों ने ये गाना सीखा, गाया, परफॉर्म किया ज़िंदगी में पहली बार। और मैं पर्सनली करीब 150 ऑर्गेनाइजेशन को जानता हूँ जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की रिट्रीट बहुत सारी चीज़ें इसी गाने से शुरू करते हैं।
सुनते हैं गाना आओ हम ढूंढ ले जीवन के सातों रंग। ले जीवन के सातों रंग, आओ हम ढूंढ ले जीवन के सातों रंग, अपनी मंजिल एक हो साथ हो हम सफर, अपनी मंजिल एक हो साथ हो हम सफर, आओ हम ढूंढ ले जीवन के सातों रंग। हो, 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 किसी मोड़ पर अगर मुश्किलें आए, किसी मोड़ पर अगर मुश्किलें आए, उस मोड़ पर क्यों न साथी हम तुम एक बन जाए, किसी मोड़ पर अगर मुश्किलें आए, उस मोड़ पर क्यों न साथी हम तुम एक बन जाए, हम मंजिल तक साथ हो, हम मंजिल तक साथ हो, एक नया जहां बनाए, एक नया जहां बनाए, आओ हम ढूंढ ले जीवन के सातों रंग, दुनिया क्यों हो वीरा, हम सब कुछ भगवान पे छोड़ देते हैं। भी क्यों ना हो मेहरबान, दुनिया क्यों हो मेरा, और हम सब लोग एक खजाना ढूंढ रहे हैं। वो खजाना किस चीज का है? मिलकर गाए एक तराना, ढूंढे खुशियों का खजाना, मिलकर गाए एक तराना, ढूंढे खुशियों का खजाना, solo juntos स्पेनिश में ऐसे गाते हैं गाना। entraremos un mundo de color अच्छा, इंग्लिश में कैसे गाएंगे गाना मैं बताता हूँ। We are one from today, we'll burn bright like the sun.
जीवन के सातों रंग, जीवन के सातों रंग, जीवन के सातों रंग, जीवन के सातों रंग, जीवन के थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग दिस शो। क्योंकि एज वी सेड कि बात करना और फिर उस बात का साक्षात प्रमाण देखना। थैंक यू दामाश, थैंक यू संकार, शिवम, रेशमा, थैंक यू सो मच।